बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू न्यू चैनल। अल्लाह करीम से दुआ है कि इस नए चैनल पे हमें बरकत अता फरमाए और मेरी ज़ुबान को कुशाइश बख्शे कि आपके दिलों की गिरें खोल सकूं। आज का जो मेरा मौजू है वो आईबीएस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसको कहा जाता है। मैदे की खराबी के नाम से आमतौर पे हम इसको पहचानते हैं। तो आज मैंने सोचा कि ये आईबीएस से ज़रा आपको डिटेल में इसका एक इंट्रोडक्शन आपको करवाऊं और ताकि पता चले कि ये क्या बला है और इसके साथ डील कैसे करना है। और बड़ी ये एक अच्छी वीडियो बनने वाली है इंशाल्लाह ताला। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इसको पूरा देखिएगा और इसमें मैं बहुत सारी टिप्स भी बताऊंगा आपको और लाइफस्टाइल की चेंजेस भी बताऊंगा। बहुत सारे सीक्रेट्स भी ऐसे आपके साथ शेयर करूंगा जो इससे पहले इंशाल्लाह ताला अभी तक वीडियो पर यूट्यूब वगैरह पर किसी ने डिस्कस नहीं किए होंगे। तो अब आईबीएस के हवाले से अगर आप देखें तो आईबीएस और डिप्रेशन यानी मैदे की खराबी और एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन, ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। और आम तौर पे यूँ होता है कि जिन लोगों को एंजाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन का इशू है, उनका किसी ना किसी स्टेज पे ऑफ लाइफ पे मैदा ख़राब होना ही होता है। और कुछ रेयर लोग मुझे ऐसे नज़र भी आए हैं जिनको आईबीएस है और एंजाइटी, स्ट्रेस नहीं। वैसे हो तो नहीं सकता, लेकिन रेयर कुछ मैंने देखे हैं, एक दो केसेस ऐसे। और ये भी कुछ हद तक पॉसिबिलिटी मौजूद है कि डिप्रेशन रहे और स्टमक अपसेट ना हो। आम तौर पे जो चलन है, जो एक सिस्टम मैकेनिज्म इसका हम देखते हैं, वो यही है कि अगर आपको एंजाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन होगा तो मैदा ख़राब हो जाएगा। अगर मैदा ख़राब होगा तो कुछ अरसे के बाद एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन हो जाएगा। तो इसी के हवाले से मैं अभी डिस्कस करता चला जा रहा हूँ। और एज़ यूजुअल टाइम मेरे पास थोड़ा था तो मैंने जल्दी जल्दी कुछ नोट्स लिए हैं। अभी वीडियो जब बनाने का वक्त आया तो थोड़ी सी शायद आपको बेतरतीब लगे, लेकिन मेरे साथ जुड़े रहिएगा इसमें और बहुत सारी गिरें जो हैं वो इंशाल्लाह खुद ब खुद सुलझनी शुरू हो जाएंगी। आईबीएस का जो आमतौर पे आप यूँ समझिए कि इट्स अ सेट ऑफ सिम्टम्स, और मैं इस पे आगे जाके आपके साथ कुछ डिटेल में बात करता हूँ, लेकिन सबसे पहले हम इसके कुछ रीजंस को देख लेते हैं। एक तो जैसे मैंने पहले बताया कि डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ये इसकी एक रीज़न होती है। फिर सेंसिटिविटी इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और उसमें जो नर्व्स होते हैं वो ओवर सेंसिटिव हो जाएं तो इस किस्म के मामलात सामने आ जाते हैं। फिर एच पाइलोरी बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया गया एक आस्पेक्ट होता है। एच पाइलोरी में जो गट का बैक्टीरिया होता है, वो जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, इसके अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो हमारी स्टमक लाइनिंग पर अटैक करने लगता है। इसके टेस्ट मौजूद हैं। अगर किसी का, अब मैं साथ साथ कुछ सॉल्यूशंस भी देता चला जाऊंगा क्योंकि मैं इसको अब कैटेगराइज नहीं कर सका, मेरे पास वक्त नहीं था इसको। तो अगर किसी को मैदे की खराबी तवील अरसे से चलती चली आ रही है तो एच पाइलोरी का टेस्ट तो करवाना चाहिए। वो करवाने के बाद अगर डॉक्टर डायग्नोस करते हैं एच पाइलोरी है तो उसकी रेडिकेशन होती है, 15-20 दिन का एंटीबायोटिक्स का कोर्स होता है। और ये एक अलग बात है कि बहुत से डॉक्टर्स से मेरी इस मामले में बात भी हो चुकी है और ये कहते हैं कि ये दोबारा भी हो जाया करता है। हमारे जो सोसाइटी में हमारी फूड की जो क्वालिटी है और जो हमारा लाइफस्टाइल है और जो हमारे पानी की पाकिस्तान में स्पेशली सूरत हाल है, तो उसमें फिर स्मोकिंग जैसे और भी काफ़ी सारे ड्रिंकिंग अल्कोहल वगैरह इस किस्म के फैक्टर्स होते हैं जिनसे ये दोबारा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर एच पैलोरी हो गया हुआ है, मुझे तो बल्कि एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के एक बड़े अच्छे डॉक्टर थे, उन्होंने तो ये भी कहा था कि मैं तो इरेडिकेशन के हक़ में भी नहीं हूँ। आप इरेडिकेट करवाएंगे, ट्रीटमेंट करवाएंगे, उसके बाद कुछ देर का आराम आएगा और फिर ये हो जाएगा। लेकिन बहरहाल इलाज की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर एच पैलोरी किसी को है तो उसे चाहिए कि इसकी इरेडिकेशन का कोर्स कर ले। इम्यून सिस्टम एक एस्पेक्ट है बहुत बड़ा। लोगों को ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। अब इसका डायग्नोसिस जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बड़ी देर के बाद जाके लोगों को पता चलता है। और ये आमतौर पे इतनी कसीर तादाद में लोग नहीं पाए जाते जिनको ऑटो इम्यून डिजीज़ है। मेरे तजर्बे के हिसाब से बहुत से लोगों को गलत फहमी होती है कि ये हमें ऑटो इम्यून डिजीज़ है, क्योंकि आईबीएस और एंग्जाइटी जब मिल के जो हैं वो अपना खेल खेलते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा एक इल्यूजन फील होता है कि शायद हमें ऑटो इम्यून डिजीज़ है, क्योंकि लग ऐसे ही रहा होता है। तो इस मामले में डॉक्टर्स रात को भी मैंने कुछ गलत फहमियों में जाते हुए देखा है। लेकिन बहरहाल
इस चीज़ को हम बाईपास तो नहीं कर सकते, बताने के लिए तो बताना तो पड़ेगा। फिर फूड इंटॉलरेंस का बड़ा इशू आता है, लैक्टोज़ की इंटॉलरेंस है, और उसके बाद व्हीट एलर्जीज़ वगैरह लोगों को हो जाती हैं, और बहुत सारी चीज़ों से हो जाता है। फूड इंटॉलरेंस के ऊपर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि फूड इंटॉलरेंस जो होती है, ये मेरे अपने तजर्बे के मुताबिक परमानेंट नहीं होती है। ये ऑन एंड ऑफ सम टाइम बहुत ज़्यादा हो जाती है जिन लोगों को होती है। और जैसे अब किसी को अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस है और वो दूध नहीं पी सकता, और वो सारी ज़िंदगी अगर दूध को छोड़े रखे, तो ये अच्छी बात नहीं है। जिन लोगों को लगता है कि उनको फूड इंटॉलरेंस है, पता लग जाता है, आप पीते हैं तो रिएक्शन आता है बॉडी का। अगर फूड छोड़ी हुई है, सर्टन फूड आपने रोक रखी हैं, तो आपको चाहिए कि 1-2 साल के बाद दोबारा उनको ट्राई करते रहा करें, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारी बॉडी जो है वो हील कर जाती है। यानी ऐसा हो सकता है कि आपको वीट एलर्जीज़ हों और आप बड़ा तवील अरसा उनको ना खाएं, लेकिन आपकी वीट एलर्जी ख़त्म हो चुकी हो। तो ऑन एंड ऑफ अपनी बॉडी को इस मामले में चेक करता रहना चाहिए। और फिर फैमिली हिस्ट्री जो पहले मैं ज़िक्र कर चुका हूँ, कुछ तो आपको बताया, जनरेशन गैप और ये वो सप्रेशंस, लेकिन उसके साथ साथ फिर जेनेटिक इनहेरिटेंस, जिसका मैं अक्सर जिक्र किया करता हूँ। माँ बाप को पीछे अगर फोर फादर्स को ऐसी कुछ चीज़ें चलती चली आ रही हैं, तो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा विरासत में मिल सकता है। और फिर मेडिसिन्स, एंटीबायोटिक्स के कोर्स होते हैं, जो एंटीबायोटिक्स कैन वाइप आउट हेल्दी जो बैक्टीरिया होता है, उसको डैमेज कर सकती है। अब दवाई तो लेनी है, लेकिन फिर भी मेरा मशवरा ये होता है कि एंटीबायोटिक्स के बेजा इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए। अगर नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह हो रही है, इस किस्म की चीज़ें हैं, तो वो कोशिश करनी चाहिए कि बॉडी के इम्यून सिस्टम को उस पे बोझ डालना चाहिए, ताकि वो अपना काम जो है वो करता रहे। और बॉडी में हील करने की बहुत बड़ी कैपेसिटी होती है, मैं बार बार बता चुका हूँ। अच्छा, उसके बाद अब देखें, ये असल में ओवरऑल तो ये होता है कि स्टमक और इंटेस्टाइन के प्रॉब्लम्स के वजह से जो हमें सिम्टम्स आते हैं, उनको हम आईबीएस कहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ फिर रिफ्लक्स भी होता है, जिसको गैस्ट्रोएसोफेजियल कहते हैं। आम तौर पे इसको हम एसिड रिफ्लक्स कहते हैं, और अगर ज़्यादा इसको कॉमन टर्म में बात करूँ तो गर्ड का इशू कहा जाता है। और तेज़ाबियत से भी इसको, बहुत सारे लोग इसको तेज़ाबियत के नाम से जानते हैं। ये आम तौर पे खाना खाने के बाद होता है, जैसे कि आप कह लें कि हार्ट बर्न होना शुरू हो जाता है रात को लेटने के बाद। बहुत लोगों को ज़्यादा होते हैं। अच्छा, इसमें ना सिम्टम बहुत ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले हम गर्ड को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे खाने को निगलते हुए पेन होगी, ऐसे लगेगा लंप है थ्रॉट के अंदर, इस तरह की चीज़ें हो जाती। गला जो है वो सोर थ्रॉट हो जाता है, पक जाता है, गला दर्द करने लग जाता है। चोकिंग होती है लोगों को, खांसी सम टाइम आने लगती है, और स्क्रैचिंग आती है, जैसे ना खनखा के गला साफ करने की कोशिश करते रहते हैं लोग, कुछ लोग बहुत ज़्यादा। ये भी एसिडिटी की वजह से होता है। फिर खट्टे डकार आते हैं। बेसिकली आप यूँ समझिए कि इसोफागस जो हमारा, ये जो पाइप है, हमारी चेस्ट में जा रहा होता है, हमारे मैदे के अंदर, इस मैदे के और इस पाइप के दरमियान शुरू में एक जोड़ होता है, जिसको स्फिंक्टर कहते हैं। आई थिंक सो, एलईएस के नाम से भी ज़्यादा कोई याद पड़ता है इसको, मेडिकल लैंग्वेज में कहा जाता है। ये सम टाइम ढीला हो जाता है, ये इसमें कोई फॉल्ट आ जाता है। उसकी वजह से जो एसिड है ना, वो हमारे इसोफागस में आ रहा होता है, और उसकी वजह से हमें बहुत सारे इश्यूज पैदा हो रहे होते हैं। सीने में दर्द हो रहा है, कुछ लोगों को लगता है कि खाना ऊपर आ रहा है, और गले में कुछ अटका हुआ फील होने लग जाता है। इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। वो लाइनिंग को ख़राब कर रहा होता है, और अगर ये तवील अरसा रहे ना, तो फिर अल्सर्स वगैरह के भी कुछ इश्यूज आ सकते हैं। फिर नौजिया, दिल घबराना लगता है, जैसे वॉमिट की फीलिंग होती है, लेकिन होता नहीं है। और सांस लेने में बहुत लोगों को मसला होने लगता है। तो इसकी दवाई तो आमतौर पे डॉक्टर्स ही बताएंगे, मेरा तो काम नहीं है, आई एम नॉट अ डॉक्टर। लेकिन कुछ आम सी चीज़ें होती हैं, जैसे पीपीआईज होते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होता है। फिर हिस्टामाइन के H2 वगैरह की होती हैं चीज़ें। गैविस्कॉन है, क्राफिल्म है, टैबलेट्स होती हैं चूसने वाली, ओमेप्राजोल हो गया। और पीपीआईज में आ जाती हैं चीज़ें, जो सुबह के टाइम कैप्सूल लेने होते हैं खाना खाने के बाद, एंजाइम्स वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, और एसिड्स को नॉर्मल करने के लिए। तो ये तो हो जाता है। फिर अब स्टमक के इशू में अगर हम आ जाएं, तो आप देखें कि
पेट का दर्द होने लगता है लोगों को, कुछ भी खा लें तो पेट में दर्द शुरू हो जाती है। और फिर गैस, ब्लोटिंग, बहुत ज़्यादा पेट फूला हुआ रहता है, अफारा हो जाता है, कुछ भी खाएँगे थोड़ी देर के बाद गैस बन जाएगी, पेट फूल जाएगा, उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। फिर डायरिया बहुत बड़ा इसमें एक क्रूअल सिम्पटम है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी के बहुत ज़्यादा वेस्ट होते हैं, और घबराहट हुई है तो डायरिया लग गया है। कुछ खा ली है चीज़, हज़म नहीं हुई तो डायरिया लग गया है। फिर कुछ लोग होते हैं कि जिनको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहती है, और भूख नहीं लगती है। बहुत सारी ऐसी फूड्स आपको ऐसी मिलने लग जाती हैं जो आपको पता चलता है कि आपको डाइजेस्ट नहीं हो पा रही हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं थोड़ा-सा डिस्कस करना चाहूँगा कि ये जो डायरिया है और कॉन्स्टिपेशन है। देखिए, डायरिया अगर किसी को बार-बार होता है तो एक तो रूट कॉज़ है ना, रूट कॉज़ को तो हम आगे चलते चले जाएँगे और डिस्कस कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो इमीडिएट रिलीफ़ के लिए इसबगोल का जो छिलका होता है वो बेस्ट होता है, और उसको आप रात को सोते हुए नरम एक पानी के गिलास में डाल लें, और आप तकरीबन 10-15 सेकंड उसको चम्मच से हिलाने के बाद उसको पी लें, और इससे फ़र्क पड़ता है। अगर ज़्यादा शदीद डायरिया होता है तो फिर मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं, कुछ इमोडियम तरह की चीज़ें। जो भी मैं मेडिसिन बता रहा हूँ इसको डॉक्टर के मशवरे से लीजिएगा। मैं तो सिर्फ़ इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे कुछ चीज़ों का पता है। तो कुछ कैप्सूल होते हैं, फ्लैजेल है एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है, साथ में इमोडियम हो जाता है। इस किस्म की चीज़ें लोग ले लेते हैं, उससे इमीडिएट रिलीफ़ मिल जाया करता है। अच्छा, अब आ जाते हैं कब्ज़ के ऊपर। कॉन्स्टिपेशन के बारे में बहुत सारी गलतफ़हमियाँ हैं। आम तौर पे लोग समझते हैं कि चूँकि हम इंसानों की नेचर बनी हुई है कि 24 घंटे में अगर बाउल मूव नहीं करता, बाउल की मूवमेंट नहीं होती, तो लोग घबरा जाते हैं, कहते हैं कि हमें शायद कॉन्स्टिपेशन हो गई है। ऐसी बात नहीं है। कॉन्स्टिपेशन अगर आपको 3-4 दिन भी स्टूल पास अगर नहीं होता है, बाउल मूवमेंट नहीं होती है, अगर आपको हाजत नहीं होती, तो इसमें कोई इतनी ज़्यादा फ़िक्र वाली बात नहीं है। कोशिश करनी चाहिए कि 24 आवर्स में एक बार बाउल मूव करे और स्टूल पास हो जाए। लेकिन अगर नहीं होता, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ज़ोर लगाना शुरू कर दे आदमी। एक बात याद रखिएगा, ज़ोर बिल्कुल नहीं लगाना। अगर आपको हाजत नहीं महसूस हो रही है, आपको 1-2 दिन हो गए हैं, वेट कीजिए, रुकिए। और कुछ बातें मैं कहना नहीं चाह रहा था, मतलब अगर 1 हफ़्ता स्टूल पास नहीं होता, तो तब कॉन्स्टिपेशन की कोई मेडिसिन लेनी चाहिए, क्योंकि लैक्सेटिव जो होते हैं, अगर आप इनको बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर दें तो अंतड़ियों की मूवमेंट जो है उस पे बहुत बुरा असर पड़ता है, और पानी भी खुश्क हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डॉक्टर्स को बहुत बेहतर पता होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात आपको बता दूँ, कॉन्स्टिपेशन के लिए मेरी एक पेशेंट से बात हो रही थी, तो उन्होंने एक बड़ी मुझे अजीब चीज़ बताई। मैंने बाद में कुछ लोगों को फिर बताई और उसके बड़े अच्छे रिजल्ट आए हैं। आलू बुखारे का जो जूस होता है, उसको आप अगर पिएँ तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। कुछ और भी चीज़ें हैं, दूध पिया जा सकता है अगर हज़म होता है, रात को नीम गर्म दूध पी लें तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। पानी ज़्यादा पीना चाहिए। पानी का इंटेक आजकल लोगों का बहुत ज़्यादा कम है, हॉरिबली लोग कम पानी पी रहे हैं। अ, पानी डिटॉक्स करता है, पानी से इलाज करना चाहिए। कम से कम 12-14 ग्लास गर्मियों में जितनी हमारी गर्मी होती है, और वो पीना चाहिए। बहरहाल, कब्ज़ के बारे में ये बात आप याद रखिएगा कि जिन लोगों को कब्ज़ होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरे दिन अगर स्टूल पास हो रहा है, तो कोई बात नहीं, होने दें। और जब बाउल की मूवमेंट होती है तो कोशिश किया करें, जिन लोगों को कब्ज़ रहती है, कि जब पहली बार आपको प्रेशर फ़ील हो रहा है तो आप मत जाएँ बाथरूम में। आप बैठे रहें, वेट करें। वो थोड़ी देर के बाद हर बॉडी का अपना एक बिहेवियर होता है बाउल को मूव करने का, हैबिट्स होती हैं स्टमक की। तो अगर हो सकता है आधे पौने घंटे के बाद, घंटे के बाद आपको दोबारा हाजत महसूस हो, तो उस वक़्त भी रुकिए, और जब तीसरी बार आपको दोबारा प्रेशर फ़ील हो तब आप जाइए, और ज़ोर मत लगाएँ। 2 काम नहीं करने, एक तो कमोड वगैरह पे आपने ज़्यादा देर बैठना नहीं है। इससे बवासीर होने के चांसेस, हेमोराइड होने के चांसेस, फिशर होने के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसकी डिटेल में मैं इस वक्त नहीं जा रहा, लेंथी हो जाएगा सब्जेक्ट। और दूसरा, आपने ज़ोर नहीं लगाना। ज़ोर लगाएँगे तब भी हेमोराइड होगा, मस्से बाहर आएँगे, प्रॉब्लम हो जाएगा, और एक नई कहानी ज़िंदगी की शुरू हो जाएगी। तो इन चीज़ों से थोड़ा-सा गुरेज़ करने की कोशिश करें, पानी ज़्यादा पिया करें।
और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है चाय अपनी कम करें। और आलू बुखारे का मैंने बताया, जैसे वो आप स्मूदी वगैरह उसकी बना के ले लिया करें। एक्सरसाइज किया करें। एक एक्सरसाइज होती है जंपिंग जैक्स, उसको यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा। वो बिल्कुल हाथ दोनों ऊपर करके और टांगें खोल के जंप लगाना होता है, बड़ी फेमस है, हम सब अपने स्कूल्स वगैरह में भी की हुई है। तो वो खाना खाने से पहले, नाश्ता करने से पहले और दोनों खाने मील लेने से पहले अगर आप 20-20 के 3 सेट अगर आप कर लेते हैं, तो इट ओनली टेक्स 3 to 4 मिनट्स और 5 मिनट्स ऑफ योर लाइफ। तो इससे जो हमारी लोअर इंटेस्टाइन है उनके अंदर खिंचाव पैदा होता है। ये वॉक वगैरह करने से और किसी एक्सरसाइज करने से आम तौर पे पैदा नहीं होता। इसलिए इस एक्सरसाइज को जहन में रखिएगा। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है वो इसको ट्राई करें। पानी के बारे में मैं आपको कुछ बताता चलूँ कि डिहाइड्रेशन आजकल हमारा पाकिस्तानियों का तो इतना बड़ा इशू है कि मेरी जिस भी बंदे से बात होती है मैं उससे पूछता हूँ ना कि आपका पानी का इंटेक कितना है, तो लोग आमतौर पे मुझे गर्मियों में ये बता रहे होते हैं कि 3-4 गिलास पी लेते हैं जी। और सर्दियों में तो 1 गिलास सुबह पी लिया, एक दो शाम को कहीं पी लिया, दैट्स ऑल। इस तरीके से गुजारा नहीं चलता। पानी को पीने का एक मखसूस तरीकाकार है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आपने सुबह उठना है तो 1 गिलास आप आधा पौना गिलास सुबह पी लें नाश्ते से पहले, कुछ देर पहले जब उठते हैं तो उसके बाद। और फिर नाश्ता करें, नाश्ता करने के आधे पौने घंटे के बाद आप पानी का फिर 1 गिलास पी लें। और उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि हर आधे पौने घंटे के बाद आप पानी का 1 गिलास पिएँ। और नोट करें कि आप कितने गिलास पानी पीते हैं तो आपको यूरिन आता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी ये अगर ये हो रहा है कि आप 6-7 गिलास पानी के पी चुके हैं, आपको 4 घंटे हो गए हैं और आपको यूरिन की कोई ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है, और तो ये बड़ी परेशानी वाली बात है। इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी सीवियरली डिहाइड्रेटेड है। होना ये चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको पता कैसे चलेगा कि अब मेरी बॉडी को मतलूबा पानी मिल गया है या नहीं मिला। तो अगर आप 4-5 घंटे पानी पिएंगे, पौने पौने घंटे के वक्फे से एक एक गिलास पीते चले जाएंगे, तो आपको उसके बाद वॉशरूम जाना पड़ेगा, यूरिन आएगा। जब आप यूरिन करके आएंगे उसके बाद फिर आप आधे घंटे के बाद आधा पौना गिलास पानी का पिएं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको 1-2 गिलास के बाद ये फील होगा कि अब इतना वेट नहीं करना पड़ रहा। अब मैं पानी मैंने पिया है तो मुझे थोड़ी देर के बाद वॉशरूम जाना पड़ गया है। और यूरिन का कलर जो होगा वो शुरू में येलो होगा और डार्क येलो होगा, उसके बाद वो कम होता होता वाइट हो जाएगा। जब ऐसी सूरत हाल हो जाए कि आप पानी पी रहे हैं, आधे पौने घंटे के बाद आधा गिलास आपने पिया और 2 गिलास पीने के बाद आपको फिर यूरिन आ गया, तो इसका मतलब है कि अब बॉडी की नीड जो है वो पानी की वो पूरी हो गई है। अब आप आगे नॉर्मल रूटीन में जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको 6-7 घंटे हो गए हैं इस रूटीन के साथ, तो फिर आप बाकी जो आपका रिमेनिंग डे है उसमें आप नॉर्मल, जब आपको प्यास लगे आप तब पानी पी लें। और फिर सोने से पहले 2 घंटे पहले, 1.5 घंटा पहले आप पानी जो है वो बिल्कुल बंद कर दें। ये आपकी दिन की रूटीन होगी। तो जिन लोगों को आईबीएस है, जिन लोगों को एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, फॉर गॉड सेक अपने पानी के इनटेक को बेटर करना शुरू करें। अच्छा, उसके बाद फिर ये कुछ मामलात होने शुरू हो जाते हैं जब आप आईबीएस में थोड़ा तवील अरसा रहते हैं, जैसे कह लें कि 6 महीने, साल। हर एक के मिजाज पे होता है। कुछ लोग 1.5-1.5, 2-2 साल भी निकाल जाते हैं, कुछ 2-3 महीने में ही परेशान हो जाते हैं। फिर कुछ ऐसे मामले शुरू हो जाते हैं, रात को नींद उड़ जाती है, नींद नहीं आती, गैस हुई रहती है, पेट में दर्द होता रहता है, कभी तेज़ाबियत हो जाती है, और फिर इस तरह से बुरे ख्वाब, नाइटमेयर्स आने लग जाते हैं। ज़ाहिर जब पेट इतना फूला हुआ है और उस फूले हुए पेट के साथ आप सोएंगे तो आपको पुरस्कून नींद कैसे आ सकती है। और फिर सुबह उठते हैं तो जब रात को आपकी बॉडी इतनी डिस्कम्फर्ट में रही है, तो सुबह उठने के बाद चिड़चिड़ापन, सैडनेस, और उसके बाद गुस्सा, फिर यू समटाइम यू फील लाइक क्रैप, और फिर उदासी बहुत होती है और दुनिया में दिल नहीं लगता, काम करने को दिल नहीं करता, कपड़े पहनने को, नहाने को दिल नहीं करता। ये जो सारा इस किस्म का सिनेरियो शुरू होता है ना, ये इसका मतलब ये होता है कि अब एंग्जाइटी का दौर शुरू होने वाला है। अब वहम आ रहा है, ऐसा-ऐसा माइंड इरिटेट हो रहा है, क्योंकि कांस्टेंट बॉडी में जब सिंड्रोम रहेगा, तो लामहला फ़ोबियाज़ पैदा होंगे और फ़ोबियाज़ पैदा होंगे, वहम और वसावस पैदा होंगे, तो उसके साथ फिर माइंड जो है वो परेशान हो जाएगा, डर जाएगा और फिर एंग्जायटी में और फिर वहाँ से डिप्रेशन में चला जाएगा। ये एक लॉजिकल इसका एंट्रेंस है, इसी तरह से होता है। और यहाँ पर जाके जब आप पहुँचते हैं तो फिर इस सूरत हाल में, इस जगह पे जहाँ पे मैं इस वक्त आपको लेके खड़ा हूँ वीडियो में, यहाँ पर आपको देखना चाहिए
कि आपके विटामिन्स की क्या सूरत हाल है। मैं यहाँ पे दो विटामिन्स को डिस्कस करूँगा, एक विटामिन B12 और एक विटामिन डी। ये जो दोनों विटामिन्स हैं ये बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि देखें हो क्या रहा है कि जब खाना हज़म नहीं हो रहा, जब एंजाइम्स डिस्टर्ब हुए हुए हैं, जब एसिडिटी हो रही है, रिफ्लक्स हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्दें हो रही हैं, गैस्ट्राइटिस हुआ हुआ है, ब्लोट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब है कि विटामिन्स की सिक्रीशन भी ठीक तरह से नहीं हो पा रही है, और फिर आदमी डर जाता है, चीज़ें खानी छोड़ देता है, लोग गोश्त छोड़ देते हैं, दूध लेना छोड़ देते हैं, डेयरी से भाग जाते हैं। तो इस तरह के मामलात में ऑब्वियसली विटामिन्स के लेवल गिरने शुरू हो जाते हैं, बड़ी लॉजिकल सी चीज़ है। तो चेक कर लेना चाहिए। और फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके विटामिन्स के लेवल गिरते हैं तो उनको आईबीएस हो जाता है और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक कैटेगरी ऐसी है जिनके विटामिन्स के लेवल गिरते हैं, वो वहाँ से डिप्रेशन और एंग्जाइटी में जाते हैं और वहाँ से उनको आईबीएस साथ में लग जाता है। तो ये ग्रुप्स बने हुए हैं, एट द एंड आपने पहुँचना एक ही तरह की जगह के ऊपर है। अच्छा, अब इसके लिए टेस्ट होता है, ब्लड वर्क है, ऑब्वियसली ब्लड का टेस्ट होता है। एक तो आपको अपना एचबी वगैरह चेक कराना चाहिए, डब्ल्यूबीसी, ब्लड काउंट, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, इनका आपको काउंटिंग चेक करनी चाहिए। आपका एचबी किधर है, हेमोग्लोबिन कहाँ खड़ा हुआ है, वो आपको पता होना चाहिए। और उसके साथ विटामिन B12 का और विटामिन डी का टेस्ट इज़ मस्ट टू डू। आई एम टेलिंग यू, याद रखिए मेरी बात को। और ये जो टेस्ट है ना, ये अब मैं यहाँ पे नाम नहीं ले सकता, जो अच्छी लेबॉर्ट्रीज़ हैं, जो पाकिस्तान में रिप्यूटेबल लेबॉर्ट्रीज़ हैं, जो बड़े इदारे हैं, अब तो हर शहर में उनकी ब्रांचेस बन गई हुई हैं, छोटे शहरों में भी कलेक्शन सेंटर्स बने हुए हैं। आप किसी छोटी लेबॉर्ट्री से टेस्ट ना करवाइएगा, पता नहीं है क्या रीडिंग दे देते हैं, अक्सर रीडिंग्स गलत निकलती हुई मैंने देखी हैं। तो अच्छी जगह से करवाएं। आमतौर पे कितने का होगा, 3,000 3500 का एक टेस्ट होता है, 7-8 हज़ार में आपके टेस्ट हो जाएंगे दो। और जब ये टेस्ट आपके सामने आए तो मैं आपको कुछ आइडिया दे देता हूँ। बेसिकली मैं फिर एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ कि कंसल्ट योर डॉक्टर, और टेस्ट लेके डॉक्टर के पास चले जाएं। ये ओवर द काउंटर हो जाते हैं टेस्ट, आप लेबॉर्ट्री में जाके बताएंगे तो आपको टेस्ट कर देते हैं। अब इनके अगर लेवल कम आने हैं तो वो किस किस्म के आने हैं, जो है विटामिन B12, अगर तो ये 200 250 से नीचे आ रहा है, कम आ रहा है, तो आप बॉर्डर लाइन से नीचे गिर गए हुए हैं। मतलब अब आप जो बड़ी लेबॉर्ट्रीज़ भी हैं पाकिस्तान में, उनकी रीडिंग में थोड़ा सा फ़र्क पाया जाता है। आई डोंट नो वो क्यों है, लेकिन फिर भी आप ओवरऑल एक आइडिया रखिएगा कि अगर आप 200 से नीचे चले गए हुए हैं तो आप डेफिशिएंट हैं। साथ में मेजरमेंट लिखी होती है, स्केल लगे होते हैं कि 0 से लेके इतने तक होनी चाहिए, आप डेफिशिएंट हैं या नहीं है। बड़ी सिंपल सी रीडिंग होती है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती, लेबॉर्ट्री के टेक्नीशियन से पूछ लीजिए या आप अपने डॉक्टर के पास चले जाइए, दे विल टेल यू। और अगर आपका इससे ऊपर जा रहा है तो फिर ठीक है, फिर ये तो हम इसका स्कोप तो आउट कर देंगे। लेकिन अगर कम आ गया, और विटामिन डी जो है वो मेरा ख्याल है 15 से या 12 से शायद नीचे हो तो डेफिशिएंट होता है। अब तो मुझे तो बड़ी देर हो गई कराए हुए। अगर कम आया है तो उसके लिए भी बड़ा सिंपल सा सलूशन है, सनी डी वगैरह के विटामिन डी के कैप्सूल मिल जाते हैं। उनको आपने मिल्क शेक में या दूध में डाल के पी लेना होता है। वो वीक में एक बार ले लें जब डेफिशिएंसी के हिसाब से, और उसको 2-3 महीने लें, उसके बाद 1 महीना छोड़ें, फिर अपना टेस्ट करवाएं। अगर थोड़ा सा बेहतर लग रहा है तो 2-3 महीने के बाद दोबारा ले लें। और विटामिन डी के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, विटामिन डी जो है ये सिर्फ सूरज की रोशनी से मिलता है, सन के एक्सपोजर से। और यही आप बाहर यूरोप वगैरह में चले जाएं, जिन मुल्कों में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, विंटर रहता है ऑलमोस्ट, तो वो विटामिन डी का जो है, उनका जो कुकिंग ऑयल्स वगैरह होते हैं उसमें विटामिन डी होता है। अब तो हमारे पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड चल गया है, हर कुकिंग ऑयल के ऊपर विटामिन डी लिखा हुआ है। लेकिन इससे कोई ज़्यादा फ़र्क आमतौर पर इतना पड़ता नहीं है। अगर विटामिन डी कम है तो उसको आप मेडिसिन से पूरा करें। और जब सर्दियाँ आ जाएँ, याद रखने वाली बात ये है कि जब सर्दियाँ आ जाएँ तो आपने करना ये है कि सुबह 8 बजे से लेके 10 बजे तक की जो धूप होती है सर्दियों की, छत पे चले जाना है। और विटामिन डी जो है ना वो लिम्स से आता है, यानी ये इस वाली बॉडी को अगर आप धूप लगवाएंगे तो इससे कुछ ज़्यादा विटामिन डी जो है वो एक्सट्रैक्ट नहीं हो करती बॉडी। बॉडी करती है यहाँ तक, अगर आपने बनियान वगैरह पहनी हुई है तो बाजुओं से, और आपके घुटनों के जो जोड़ वगैरह हैं, जो आपकी टांगें, यानी नीकर वगैरह अगर पहना हुआ है, तो अगर आप अपनी छत पे बैठ जाएं सूरज की तरफ मुंह करके, तो वो जो सुबह की 2 घंटे की धूप होती है, ये नहीं कि आप दोपहर के टाइम बैठे हैं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो
अल्ट्रा वायलेट होता है, थोड़ा नुकसानदेह भी होता है, सनस्क्रीन के बगैर नहीं ये काम करना चाहिए। लेकिन जो सुबह की धूप है, नर्म धूप जिसे कहते हैं, वो सुबह अगर 8 बजे निकल रही है, 9 बजे, आधा घंटा भी अगर आप बैठ जाएँ तो वो बहुत सफिशिएंट होता है। डेली बैठना चाहिए, जब जब सर्दियों की धूप अवेलेबल हो, दस्तयाब हो जाए, आप धूप में बैठें जाके। और शलवार पीस पहनी हुई है, ट्राउज़र पहना हुआ है तो अपने बाजू चढ़ा लें, और अपना जो आपकी पैंट्स वगैरह हैं उनको आप घुटनों से ऊपर कर लें और जोड़ों पे आप धूप लगने दें। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और ये दोनों विटामिन्स जो हैं ये डिप्रेशन के बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डी के सिम्पटम्स भी डिप्रेशन, एंग्जायटी से काफ़ी हद तक उसी में फ़ॉल कर जाते हैं, और विटामिन बी 12 की तो आप बात ही ना करें। ये तो यूँ समझिए कि अच्छे भले आदमी को अगर आप डेफिशिएंट हो गए हैं तो पागल करने के लिए काफ़ी है। अगर विटामिन बी 12 कम आया है तो थोड़ा-सा ट्रिकी है, बता देता हूँ, डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा। और पूरी दुनिया में एक ही तरह का इलाज है, थोड़ा जापान और कोरिया वगैरह में थोड़ा-सा शायद डिफरेंट हो, लेकिन आम तौर पे स्टैंडर्ड एक ही तरह का होता है कि एक ही इंजेक्शन होता है इसका, और टैबलेट्स भी होती हैं। एक ही मेथिकोबाल इसको कहते हैं, मेथिकोबालमिन के नाम से होता है। और सस्ता ही है, मेरा ख्याल अब भी कोई 150-200 से शायद ऊपर का नहीं होगा। अगर विटामिन बी 12 कम आया है तो अ, लोडिंग शॉट्स लगती हैं। थोड़ा-सा गौर से मेरी बात को सुनिएगा। अगर कोई आदमी या औरत खातून मेरी बात सुन रही हैं और विटामिन बी 12 जो है वो 100 पे है, 90 पे है, 120 पे है, किसी इस तरह की सूरत हाल है, तो ट्रीट करना पड़ेगा। उसके लिए इंजेक्शन लगेंगे। मैं टैबलेट के ज़्यादा हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि जिन लोगों को एंग्ज़ायटी है, जिन लोगों को आईबीएस के इश्यू चल रहे हैं, वो टैबलेट लेंगे, और टैबलेट लेने के बाद वो चूँकि डाइजेस्टिव सिस्टम से होकर गुज़रेगी, तो उसने और नचाना है, बॉडी उसके ऊपर रिएक्ट करेगी। तो अगर तो गोली आपको होती है, डाइजेस्ट होती है, खा के देख लीजिए एक बार। उसकी फिर डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, सुबह, दोपहर, शाम, या सुबह-शाम वो टैबलेट लेनी पड़ती हैं, तवील अरसा लेनी पड़ती हैं। उससे जो डेली की आपकी विटामिन बी 12 की जो नीड है वो पूरी होती रहती हैं। लेकिन इंजेक्शंस को मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगा। लोडिंग शॉट्स, जो इन इंजेक्शन का नुकसान कोई नहीं है, ये विटामिन्स होते हैं, आप इसको जितना भी ज़्यादा लें, ये ज़्यादा बॉडी इसको रखती नहीं है अपने पास। इसको यूरिन से इजेक्ट कर देती है, जितना उसको चाहिए उतने उसने अपने पास रखना है। तो इसका मसल में लगता है इंजेक्शन, आईवी नहीं होता, आईएम होता है। और ये इंजेक्शन लगेगा ऐसे कि पहले हफ्ते में 1 दिन छोड़ के 1 इंजेक्शन लगेगा। यानी 1 इंजेक्शन अगर आज लगा है, तो अगले दिन छुट्टी होगी, उससे अगले दिन फिर इंजेक्शन दूसरा लगेगा, और उससे अगला दिन ऑफ करेंगे और फिर तीसरा इंजेक्शन लगेगा। और इसके बाद 2 दिन ब्रेक आएगा, कोई इंजेक्शन नहीं होगा, ये 1 वीक का हो गया आपका। और उसके बाद फिर 1 दिन छोड़ के 1 इंजेक्शन, और 3 लगेंगे, यानी 3 1 वीक में लगेंगे और 3 1 वीक में लगेंगे। तो ये टोटल हो जाएंगे 6 इंजेक्शंस। ये होती हैं लोडिंग शॉट्स। मैं फिर एक बार आपको याद करवा रहा हूँ कि अपने ओन पे ना कीजिए, डॉक्टर का मशवरा, डॉक्टर की अपनी जगह है। मैं उस जगह को लेने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको एक अवेयरनेस दे रहा हूँ। मेरा मकसद यहाँ पे बैठ के टोटके या दवाइयाँ बताना नहीं है। मेरा मकसद आपको ट्रीटमेंट के बारे में अवेयर करना है कि अगर आपके विटामिन गिर गए हैं, अगर आपके विटामिन, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि उनके साथ ये प्रॉब्लम हो गया है, और जिन लोगों को पता है मैं उनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके इलाज में सुस्ती ना करें और अपने ट्रीटमेंट की तरफ जाएँ। बड़ा ईज़ी इलाज होता है, और वो एक दिन इस बाजू में लगवा लें, दूसरे दिन इस बाजू में लगवा लें, जगह चेंज करते रहें, तो वो लग जाते हैं। उसके बाद फिर आम तौर पे ये होता है कि सम टाइम डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आप वीक में 1 लगवा लें, अगर बहुत ज़्यादा नीचे गया हुआ है, 50 पे है, 40 पे है, 100 पे पड़ा हुआ है, तो आप 1 वीक में 1 लगवा लें। 2-3 महीने लगवाएँ, उसके बाद आप 1 महीना उसको गैप दें, ब्रेक करें, ना लगवाएँ, और फिर अपना दोबारा टेस्ट करवाएँ। यानी फिर आपको पता चले, जब दोनों को आप कंपेयर करें कि पहले वाली रिपोर्ट्स ये थी, अब रीडिंग ये आई है। अगर आपका विटामिन बी 12 जो है वो आ गया हुआ है, 250 पे आ गया है, 300 पे आ गया है, तो फिर 1-2 महीने, 3 महीने का गैप दे लें, और उसके बाद फिर आप इंजेक्शन लगवा लिया करें। और उसके बाद लोडिंग शॉट लगवाने की ज़रूरत नहीं है, वो इमरजेंसी एक ट्रीटमेंट होता है कि बॉडी में जो भी कमी चल रही है विटामिन्स की, वो बॉडी को एक लोडिंग शॉट्स दे दीजिए, ताकि जितना उसको विटामिन चाहिए है वो उसको ले ले। और उसके बाद फिर ऑन एंड ऑफ आप यूँ समझें कि वीकली 1 लगा लिया, 2-3 महीने लगाया, फिर छोड़ दिया 1 महीना। कांस्टेंट इसलिए नहीं लगाना, कुछ लोग तो लगाते भी हैं कांस्टेंट, डॉक्टर पे डिपेंड करता है वो क्या आपको सजेस्ट करते हैं। लेकिन मेरे तजुर्बे में ये बात आई है कि कांस्टेंट लगाने से 2 चीज़ें सामने आती हैं।
नुकसान तो कोई भी नहीं होता है इसका, लेकिन इफ़ेक्ट्स साइड इफ़ेक्ट के तौर पे मैं 2 बातें अर्ज़ करना चाहूँगा। एक तो ये आती है कि वज़न कुछ लोगों का बढ़ता है और मेजॉरिटी का जो है वो वज़न इससे गिरता है। और मैं यहाँ पे आपको वार्न कर रहा हूँ, क्योंकि जो ख़वातीन होती हैं उनको वेट लॉस का बड़ा चस्का होता है। सॉरी टू से सम टाइम थोड़ा-सा वर्ड्स की क्वालिटी मेरी लो हो जाया करती है। तो वेट लॉस के लिए इसको यूज़ मत करें। ये कोई तरीका नहीं है, क्योंकि अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें। अच्छा, अब जो लोग लगवा रहे हैं, आम तौर पे तो आईबीएस वाले का वैसे ही वज़न जो है वो गिरा होता है, हड्डियों का ढांचा बन जाता है। तो अगर मुस्तकिल बी12 लगेगा तो हो सकता है कि वज़न में कमी आनी शुरू हो जाए। तो अगर वज़न में कमी आ रही है तो आप उसको रोक दें और 1 डेढ़ महीना अपने वज़न को दोबारा नॉर्मल करें, फिर इंजेक्शन लगवा लें। या अगर आपको फिर लगता है कि मेरा वज़न ज़्यादा गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि 1-2 महीने तो नहीं गिरेगा, उसके बाद फ़र्क पड़ना शुरू होता है। तो अगर लगे कि गिरता है तो महीने में 2 लगवा लिया करें। इस तरह का गैप डाल लें तो आपकी बॉडी बेसिकली आपको बताएगी कि उसने विटामिन बी की डोज़ेज के साथ किस तरह एडजस्ट करना है और आपको उसे कितना विटामिन देना है। मैं एक दिलचस्प आपसे बात अर्ज़ करूँ कि एक बार अगर विटामिन की सिक्रेशन अगर डिस्टर्ब हो जाए, विटामिन बॉडी बनाना बंद कर दे, तो फिर बड़ी मुश्किल होती है कि दोबारा वो उसको प्रोड्यूस करेगी। विटामिन डी के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कह सकता। धूप में बैठे कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ता है उससे। लेकिन बी12 का मामला बड़ा अजीब है। और स्मोकर्स जो हैं वो बॉर्डर लाइन पे रहते हैं। मेरा बॉर्डर लाइन पे रहता है 250-300 इससे है, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती तो मैं नहीं लगाता। स्मोकिंग बेसिकली ये विटामिन बी12 को रोकता है बनने से। इट्स अ स्टीलर, थीफ ऑफ बी12। लेकिन अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं तो उसके लिए ये है कि बीफ का जो लीवर है, बड़े गोश्त की जो कलेजी है, सबसे ज़्यादा विटामिन उसमें होता है। अंडे वगैरह में भी होता है लेकिन वो बहुत कम होता है। अगर विटामिन बी12 आपको दुनिया में किसी चीज़ में खुला डुल्ला मिलेगा तो वो बीफ के लीवर में मिलेगा। उसके लोग कैप्सूल भी बनाते हैं ड्राई करके। वो यूट्यूब वगैरह पे सर्च कर लीजिएगा। मेरा ख्याल 10-15 साल पहले मैंने इसका मेथड स्टडी किया था। जिन लोगों को कलेजी खाना अच्छा नहीं लगता, बच्चियाँ आमतौर पे नहीं खाती हैं इस तरह की चीज़ें, तो वो उसका एक प्रोसीजर होता है, उसको ड्राई कर लेते हैं, फिर उसको ग्राइंड करके और उसको कैप्सूल में भर लेते हैं और उसको डेली लेना शुरू कर देते हैं। इस ये भी बहुत अच्छा एक नेचुरल तरीका है। फिर जो लोग खा सकते हैं वो कलेजी अगर ला के रख लें, उसे अपनी फ्रिज में रखें और हर दूसरे दिन 2-3 बोटियाँ जो हैं वो उसकी भून के कभी खा लें, कभी थोड़ी सी हल्के से ऑयल में फ्राई करके खा लें, स्टीम करके ले लें, मच बेटर। तो इस तरह अगर आप उसको अपनी खुराक का हिस्सा बनाए रखें तो इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। लेकिन कलेजी अगर हम ज़्यादा खाएं तो कॉन्स्टिपेशन होती है, इसलिए बड़े तरीके से खाना सीखना होती है, 1-2-3 बोटियों से ऊपर नहीं। या फिर ये भी हो सकता है हफ्ते में एक दिन ज़रा आप अच्छी तरह खा लें और उसके बाद फिर 1 हफ्ते का ब्रेक दे दें। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर बॉडी कि वो कैसा रिस्पॉन्ड करती है फूड इनटेक को। अब ये विटामिन बी12 में अगर तो डी कम है तो कैप्सूल है, आपको बता दिया है, और उसका भी प्रोसीजर वही है जो 2-3 महीने लें और उसके बाद छोड़ दिया करें। विटामिन बी12 का ये है कि जब हमें फिर मुस्तकिल लगाने पड़ जाते हैं ना, तो फिर रोज़ रोज़ जाना कंपाउंडर्स के पास, जो भी लोग बैठे होते हैं क्लिनिक्स में, और और जो डॉक्टर्स के पास जाके लगवाना तो थोड़ा तरद्दुद वाला काम हो जाता है। तो इस मामले में मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन पूरी दुनिया में ये होता है कि लोग बी12 के इंजेक्शन को सेल्फ इंजेक्ट करते हैं। और ये ऐसे ही है जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट जो हैं वो सेल्फ इंजेक्ट करते हैं, इंसुलिन खुद ही तो लगाते हैं, अब डॉक्टर के पास तो नहीं हर रोज़ लगवाने जाते। तो उसमें ये होता है कि अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे हाउ टू सेल्फ इंजेक्ट विटामिन बी12 इंजेक्शन, तो आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। कुछ डॉक्टर्स ने भी किए हुए हैं, बहुत सारे तो ट्यूटोरियल्स डॉक्टर्स के अपने ही हैं, और फिर कुछ लोग जो लगाते हैं उन्होंने भी किए हैं। और इंटरेस्टिंगली मैं आपको एक बड़ी अजीब बात आज बताता चलो, हमारी बॉडी में कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर पेन के रिसेप्टर्स बहुत कम होते हैं। अब आपने कभी अगर सोचा हो कि इंजेक्शन हमेशा बाजू के इस तरफ पकड़ के लगाते हैं, तो इसलिए लगाते हैं कि यहाँ पर पेन कम होती है। अब बगल वगैरह में लगाने से भी पेन कम होती है आर्म पिट में। और कुछ लोगों का तो आपको एक्सपीरियंस हुआ होगा, जिन लोग जो इंजेक्शन लगवाते हैं, उनको तो ये तो कि कुछ लोगों का हाथ बहुत सख्त होता है और कुछ लोगों का हाथ बहुत नर्म होता है। यानी अक्सर आपने देखा होगा किसी ने इंजेक्शन लगाया है तो आपको बहुत दर्द हुई,
और किसी ने इंजेक्शन लगाया तो आपको पता भी नहीं चला। उन लोगों को स्पॉट्स का आइडिया होता है, उनकी ट्रेनिंग जो है प्रोफेशनल हुई होती है, और वो है आपको एग्जैक्टली उस जगह पे इंजेक्शन लगाते हैं जहाँ पे आपको पेन वाले रिसेप्टर्स, वहाँ पर कोई भी ऐसी जगह चीज़ ही नहीं होती है। इसी तरह से हमारी जो थाइस हैं, रानें जिसको हम कहते हैं, जब आप कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो आपके घुटनों से लेके जहाँ आपकी रानें ख़त्म हो रही होती हैं थाइस, उसके दरमियान में वो हाथ से ऐसे नाप के मैयर करके देखा जाता है। वहाँ पे भी एक स्पॉट होता है बड़े सिक्के के बराबर का, दोनों तरफ, दोनों टांगों में। वहाँ पे भी पेन के रिसेप्टर नहीं होते। और फिर जो हमारे हिप्स होते हैं, कूल्हे, इनकी साइड्स पे गड़े होते हैं, दोनों कूलों पे। वो जो गड़े होते हैं उनमें भी पेन के रिसेप्टर नहीं होते। वहाँ पर भी अगर आप इंजेक्शन लगाएं, और मैंने एक दफ़ा अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस करके देखा था, अपनी थाइस के ऊपर मैंने 5 cc की जो सिरिंज होती है उसके साथ मैंने इंजेक्ट किया, जस्ट जब मुझे ये इन्फॉर्मेशन पता चली कि पेन के रिसेप्टर्स तो बहुत सारी जगहों पे नहीं है। तो मैंने उसको स्लोली जो इंजेक्ट प्रोन टू टेक पेन, मेरे लिए कोई मसला नहीं है इतना बड़ा, अगर आप हैरान हो रहे हैं चीज़ों से, बातों से। तो मैंने उसको आहिस्ता आहिस्ता सुई को इंजेक्ट करना शुरू किया, एंड यू बिलीव मी कि एक लम्हे के लिए भी मुझे कुछ एहसास नहीं हुआ कि मेरी बॉडी में कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट, कोई सुई जा रही है। और ये इतना वियर्ड था मेरे लिए, क्योंकि जब भी इंजेक्शन कभी लगा है, मैंने विटामिन B12 के शायद अभी तक 6-7 इंजेक्शन, एक दफ़ा लोडिंग शॉट्स लगवाई थी। उसके बाद मैंने जब दोबारा 6-7 महीने बाद टेस्ट कराया तो दैट वाज ना ज़्यादा कम था ना ज़्यादा वो ऊपर था, तो मैंने छोड़ दिया उसको, वहम नहीं किया उसका ज़्यादा। तो अच्छी खासी पेन हो जाती है, लेकिन जब मैंने उस जगह पे इंजेक्ट किया तो देयर वाज नो पेन एट ऑल एंड बॉडी वाज क्वाइट। तो अगर आपको पता चल गया है, जिन लोग, मैं उन लोगों के लिए स्पेशली बात कर रहा हूँ जिनका बहुत गिरा हुआ है विटामिन B12, तो वो खुद कर लिया करें सेल्फ इंजेक्ट। और मुझे खुशी होगी अगर कमेंट में कोई आके बताए कि वो करता है, सेल्फ इंजेक्ट कर लेता है। तो एक तो ये बात हो गई। लेकिन उसके बाद फिर साल में आप यूँ समझिए कि 2 बार आप इसका टेस्ट करवा लिया करें, जो भी आपका विटामिन कम है, तो विटामिन की तरफ तवज्जो दें लाजमी। अच्छा, अब जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, US में बैठे हैं, UK में बैठे हैं, वहाँ पे ये ऐसी चीज़ें, ये सेल्फ मेडिकेशन तो बहुत मुश्किल है। मैं खुद भी इसके हक़ में नहीं हूँ, और ये जितनी भी बता रहा हूँ, अगर कोई डॉक्टर भी सुन रहे होंगे तो उनको पता है कि ये कोई इतना डेंजरस सेल्फ मेडिकेशन वाली कैटेगरी में नहीं आता। जैसे अगर सर दर्द कर रहा है तो पैराडोल तो हम जाके ले ही आते हैं, इतना तो फिर हम थोड़ा सा इधर उधर कर ही लेते हैं चीज़ों को। तो जो लोग बाहर हैं उनको तो डॉक्टर्स कभी नहीं करने देंगे, ना ही वहाँ पे ओवर द काउंटर आपको, आप जा गए, आप मेडिकल स्टोर पे, फार्मेसी पे गए, आप जाके ले लिया, ऐसे तो नहीं होता। तो यहाँ पे तो आप जाके जैनेक्स और 81 और लेक्सोटल, नींद की गोली मांगो, वो पकड़ा देते हैं आपको, कुछ भी नहीं है, आप पूछता ही कोई नहीं है आपको। तो जो लोग बाहर बैठे हैं वो ऑनलाइन मंगवा लें, अमेज़न है और बहुत सारी हेल्थ की वेबसाइट्स हैं जहाँ से वो आपको डिलीवर कर देते हैं। ये जो हमने सारा कुछ डिस्कस किया है, विटामिन को निकाल के जो बुरे ख्वाब आना और सारा कुछ, और नींद उड़ जाना, ये जब सारा ट्रॉमा बॉडी के साथ स्टार्ट होता है, माइंड ऑब्वियसली इससे इफ़ेक्ट होता है। तो इस सारे घन चक्कर के नतीजे में फिर एंग्जायटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि जो IBS वाले पेशेंट होते हैं ना, वो हर वक़्त सोचते रहेंगे, अब मैंने ये खा लिया तो मुझे ये हो जाना है, मैंने ये पी लिया तो मुझे ये हो जाना है, मैंने रात को लेटना है तो मुझे गैस हो जाती है, ये फूड मुझ पे क्या करती है, वो फूड मुझ पे क्या करती है, ये मैं दूध पी लूँ तो मुझे ऐसे कर देता है, चीनी खा लूँ तो मुझे ऐसे कर देती है। तो वो बहुत ज़्यादा वहम और वसवसे के नतीजे में एंग्जायटी का शिकार हो जाते हैं, जो कि ऑब्वियसली फिर आखिरकार डिप्रेशन पे जाके बात उनकी रुकती है, और इसका फिर जो अंजाम होता है वो फिर फाइनली नींद की गोली से शुरू होता है। और भी आजकल तो स्कैट्रिस्ट एडवांस हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा, डायरेक्टली प्रोजैक और इस किस्म की चीज़ें, और सरप्राइज्ड, क्या बात करें, ओलेंजापिन बाइपोलर की बड़ी ऊंचे दर्जे की चीज़ है, लेकिन अगर कोई जाके बताता है कि मुझे सुबह गुस्सा आने लग गया, या मैं बीवी से लड़ता हूँ, बच्चों से लड़ना शुरू हो गया, तो वो उसको लिथियम की तो अभी मुझे पता नहीं क्या सूरत हाल है, लेकिन मेडिसिन शुरू करवा देते हैं। डायग्नोसिस हमारा बहुत आराम से कर दिया करते हैं डॉक्टर्स, जबकि इसके लिए बहुत वक्त लगता है। बसा औकात ऐसे होता है कि आदमी का डायग्नोसिस ठीक नहीं होता और वो सारी ज़िंदगी ऐसी दवाइयाँ खाता रहता है जिस मर्ज़ का वो शिकार नहीं होता। तो अब नींद की गोली हो गई, ज़ैनेक्स दे देंगे, इस किस्म की चीज़ें दे देंगे, और ऑब्वियसली गाबा जो है रिसेप्टर्स, उनको तेज़ कर देगी।
और न्यूरोट्रांसमीटर्स को, उसके नतीजे में कामनेस आ जाएगी, आदमी को बहुत ज़्यादा फील होगा कि वो कोप कर सकता है, डील कर सकता है, हैंडल कर सकता है चीज़ों को। इसके बारे में मैं अब अगली वीडियो जो लेके आ रहा हूँ वो नफसियाती दवाइयाँ, नींद की गोलियाँ, इनको कब लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, और इनको छोड़ना कैसे है, इस सारी चीज़ के ऊपर मैं बात करूँगा। फ़िलहाल तो हम आईबीएस में आगे बढ़ रहे हैं। तो अब ये तो ओवरऑल आप यूँ समझिए कि थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन भी था, और साथ में कुछ जो फिक्सेस मुझे पता है वो भी मैं बताता चला जा रहा हूँ। ये जो पानी की मैंने बात की है कि पानी का अपना इनटेक जो है वो ठीक करें, इसमें मैं एक एडिशन और कर दूँ कि पानी हमारे पूरे पाकिस्तान के ख़राब हो गए। अब इसके ऊपर फिर घंटे 2 घंटे तो बोला जा सकता है, लेकिन हो गया। अब हमारी बदकिस्मती है और हमारी हुकूमतों की नालायकी है और हमारी बेपरवाही है कि पानी हमने गंदा कर लिया है। अब कर लिया तो कर लिया है, लेकिन अब लोग फ़िल्टर का पानी लेके आते हैं। देखिए, फ़िल्टर का पानी एक लिमिट तक साफ़ हो सकता है। जो टॉक्सिन्स उसके अंदर जो केमिकल मिल गए हैं ना, उनको साफ़ करना इज़ काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। इस मामले में जो लोग बीमार हैं, जिन लोगों को मैदे का प्रॉब्लम पड़ा हुआ है, जिन लोगों को एंग्जायटी पड़ी हुई है, जो लोग कुछ भी खाते हैं उनके साथ तमाशे लगते हैं, उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि थोड़ी देर के लिए, 4-5 महीने के लिए मिनरल वाटर ले लें। 2-3 कंपनीज़ हैं, सभी को पता है, और उनका पानी भी खैर पाकिस्तान में कोई ऐसी हाई क्वालिटी वाला तो है नहीं, कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई क्यूसी डिपार्टमेंट ही नहीं है, कोई क्वालिटी कंट्रोल ही नहीं है। लेकिन फिर भी वो जो हमारे फ़िल्टर्स का पानी है, उससे बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। तो 19 लीटर की बॉटल्स मिलती हैं, वो अपने लिए ला के अकेला आदमी रख ले, उसको आप पिएँ, और यू विल सी लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स, आई एम टेलिंग यू। बात ये है कि अब कुछ लोगों ने कहना है कि फ़िल्टर लगवाए हुए हैं घरों में, और हमारा आरओ वाटर आता है, हमारा हमें बड़ी अच्छी कंपनी दे के जाती है, हमारा फ़िल्टर बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं तो आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि जिन लोगों का मसला ठीक नहीं हो रहा वो वाला पानी पीने के बावजूद भी, वो थोड़े अरसे के लिए, कम से कम 3 महीने के लिए अपने पानी को मिनरल वाटर पे शिफ्ट करके देख लें एक दफ़ा। कुछ इसके प्रोस एंड कॉन्स ऑब्वियसली हैं। कमज़ोर पानी होता है, कोई इतना ताकतवर पानी नहीं होता है, लेकिन भारी नहीं होता। हमारा पानी जो है फ़िल्टर्स वाला, उसकी तो मैं बात ही नहीं करना चाह रहा। बचने की कोशिश करें, जिन लोगों को हज़म हो रहा है ना वो पी लें, उनके लिए कोई मजबूरी नहीं है। जो मरीज़ बन गया हुआ है ना, वो अपना जो वाटर इनटेक है वो मिनरल पे शिफ्ट कर ले। और जब मिनरल पे शिफ्ट करते हैं तो घर की ख़वातीन जो होती हैं ना, वो बड़ा फ़साद करती हैं। वो करती ये हैं कि अब मेरी बात सुन के अगर कोई बंदा अपने घर में पानी की बॉटल ले आएगा ना, तो औरतें क्या करेंगी कि उनका जो चाय का पानी होगा, जो जिस पानी में सालन बनेगा, खाना पकेगा, जिस पानी से आटा गूँधा जाएगा, वो सारे का सारा वही पानी यूज़ करेंगी जो पहले से घर में आ रहा है। तो मकसद फ़ौत हो जाता है ट्रीट करने का। वहम करने वाली बात नहीं है, एक अक्ल की बात होती है कि जब एक आदमी का आप पानी चेंज कर रहे हैं, तो आप, मुझे पता है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है करने में, लेकिन बाद में अपनी दवाइयों पे हज़ारों लाखों खर्च करने से तो ये अच्छा है कि थोड़ी देर के लिए पानी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। मतलब कितना का पानी लग जाएगा? यानी अगर एक आदमी अपने लिए 19 लीटर की बॉटल लेके आ गया है, और अगर आप घर के सालन में थोड़ा-सा 1-2 प्याली, 1-2 कप पानी अगर वो डाल देते हैं, चावल उबल रहे हैं तो उसमें 4-5 गिलास आपके डल जाएँगे। ये ज़्यादा से ज़्यादा बिगेस्ट इनटेक होगा आपके पानी का। चाय में कितना डालना है? 1-2 कप डाल लेंगे पानी के, और क्या होगा? अगर आप इतना अफ़ोर्ड कर लें, तो ये बाद में जो दवाइयों पे पैसे लगते हैं और टेस्टों पे पैसे लगते हैं और एंडोस्कोपियों पे और कोलोनोस्कोपियों पे जो पैसे लगाते हैं, 50-50 हज़ार, लाख-लाख, 2-2 लाख रुपए के ट्रीटमेंट होते हैं, और इसके अलावा जो फिर नफ़सियाती अमराज़ की दवाइयाँ लेनी हैं, और घरों में पागल बन के फिरना है, और ड्रामे करने हैं इतने बड़े, और ट्रेजेडियों का एक पूरा खेल खेलना है, उससे अच्छा नहीं है कि एक मिनरल वाटर की बॉटल लेके हम रख लें। ट्राई करके देखें। अगर आपको नज़र आए कि आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, तो फिर जारी रखिए। और अगर आपको लगता है फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो उठा के फेंक दीजिएगा, ना ना लीजिएगा, उससे कौन सा कोई नुकसान होना है। और दोबारा अपना फ़िल्टर वाला पानी शुरू कर। लेकिन 3 महीने मैं रिकमेंड करूँगा, जिन लोगों को प्रॉब्लम रहती है, स्पेशली कॉन्स्टिपेशन का मसला और पेट दर्द वगैरह का, गैस का मसला रहता है, वो अपने पानी को शिफ्ट करें। और घर वाले अगर मजाक उड़ाते हैं ना ऐसे बंदों का, कहते हैं कि जी मिनरल वाटर पे आ गए हैं, तो उन्हें बताइए कि मेरा पेट ख़राब है,
मुझे स्टमक का मसला पड़ा हुआ है, थोड़ी देर के लिए मैं पानी को चेंज करना चाह रहा हूँ, दैट इज़ ऑल अबाउट इट। शुगर वाले लोग भी तो फिर परहेज़ करते ही फिरते हैं ना, तो अगर एक आईबीएस का पेशेंट जो है, अगर वो थोड़ा परहेज़ कर लेगा तो इसमें कौन सी ऐसे हर्ज वाली बात है। अब हम जब परहेज़ पे आ ही गए हैं तो ज़रा परहेज़ को भी खोल के देख लेते हैं। देखें, परहेज़ जो है ना, ये बहुत बड़ी हकीकत है कि इलाज से बड़ा बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। हर लिहाज से परहेज़ इलाज से बेहतर है। तो इस मामले में आईबीएस जैसी बदतरीन बीमारी से निकलने के लिए जो मैं आपको फिक्सेस इस वीडियो में पहले बता चुका हूँ, उनको भी मद्देनज़र रखिएगा। और अब हम थोड़ा-सा परहेज़ को डिस्कस करेंगे। जो डेली रूटीन है उसको थोड़ा-सा देखेंगे, ताकि बुनियादी तौर पे इस डिस्कशन से मेरा मकसद ये है कि हम बॉडी को सादा तरीन खुराक दे के बीमारी को एक ऐसी जगह पे लेके आ जाएं जहाँ पे बीमारी अपनी असल हालत में हमारे सामने खड़ी हो जाए। हम ये देख सकें कि अगर हम कम से कम सादा खुराक लें तो हमारी बीमारी की नवीयत कितनी है, किस कदर ख़तरनाक है, कितनी अजियतनाक है। तो इस मामले में सबसे पहले हम शुरू करते हैं जब आप सुबह उठते हैं। तो उठने के बाद यस, ज़ैतून का तेल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है। अब मैं यहाँ पे एक दो बातें अर्ज़ कर दूँ कि एक तो मैं टोटके बताने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं जो आपको बता रहा हूँ वो टू द पॉइंट बता रहा हूँ, टेस्टेड बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस्ड बता रहा हूँ, और इल्म की बुनियाद भी उस पे शामिल है। और दूसरी बात ये कि बारहा कह चुका, बहुत सी वीडियो में कह चुका हूँ कि वहम में और अकल में बाल बराबर का फ़र्क होता है। मेरी इस सारी गुफ्तगू से वहम खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा माइक्रो लेवल पे जाके बॉडी की लिसनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बुनियादी बुनियादी चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे और उससे हमारा मसला इंशाल्लाह ताला ठीक होता चला जाएगा। तो सुबह जब उठेंगे तो कुल्ली करने के बाद ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का 1 टेबल स्पून जो है वो पी लेना है। बड़ी सादा सी बात है, इसको पी लें। अल्लाह ताला ने ज़ैतून का और शहद का कुरान पाक में ज़िक्र फरमाया और इनमें शिफा है, और इन्हीं से भी हम इलाज में भी इनकी मदद लेंगे। तो ज़ैतून का तेल जो है वो अल्सर्स को देखेगा, लैक्सेटिव भी है, कॉन्स्टिपेशंस को देखेगा। और वैसे भी मैं आपको एक बात बताऊँ, ज़ैतून और शहद जो है ये गम को और खौफ को ख़त्म भी करता है और हमें थोड़ा-सा एनर्जी भी देता है। और ओवरऑल हमारी बॉडी में कुछ भी जो उल्टी-सीधी चीज़ें चल रही होती हैं, ज़ैतून की कांस्टेंट डोज़ेज़ जो है वो उनके साथ डील करती है। ज़ैतून लेना शुरू करें। और एक रूल आपको बयान कर दिया कि कोई भी शय ढाई 3 महीने से ऊपर ना लेके जाया करें, उसके बाद उसमें एक गैप दिया करें। टॉक्सिन्स डेवलप हो जाते हैं या समहाउ बॉडी में ऐसी डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है जो हम बॉडी को नहीं देना चाह रहे। सबसे बेटर बॉडी वो होती है जो किसी भी तरह की फूड को, गंदी फूड की बात नहीं कर रहा, लो क्वालिटी फूड की बात नहीं कर रहा, किसी भी तरह की फूड को हैंडल कर ले। तो इस मामले में अब जैसे विटामिन का आपको बताया, विटामिन डी का, और विटामिन बी 12 का आपको बताया कि उसको आप 3 महीने लें और उसके बाद उसको बंद करें, और फिर दोबारा 1-2 महीने छोड़ के अपने टेस्ट कराएं, फिर देखें और फिर दोबारा लें। तो इस तरह नॉन लीनियर चलाएंगे हम हर चीज़ को। तो जैतून के साथ भी यही मामला होगा। कोई भी आगे जो मैं आपको फूड इनटेक और कोई भी परहेज़ बताने जा रहा हूँ उसमें हम उसको तोड़ते रहेंगे, यानी मुस्तकिल इस्तेमाल नहीं किसी चीज़ को भी करना। तो इस मामले में सुबह का आगाज़ करें ज़ैतून के तेल के साथ, 1 चम्मच लें उसको, उसके बाद फ्रेश हों, अपने दांत साफ़ करें, नहाएं-धोएं और नाश्ता करें। अब आ जाएँ ज़रा नाश्ते पे। नाश्ता नाश्ते में एक सीक्रेट है, वो ज़रा आज खोल के देखते हैं। एक ही तरह का नाश्ता नहीं करना। कुछ लोग ऐसे हैं जो आटे पे ही चली जा रहे हैं। तो सुबह भी रोटी है, दोपहर भी रोटी है, रात भी रोटी है। पर मुझे पता है कि हमारे मुकद्दर में रोटी है, लेकिन बात ये है कि उसको कहीं न कहीं पे तोड़ना चाहिए। और ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को प्रॉब्लम आया हुआ है। जो लोग ठीक चल रहे हैं, चलते रहें, उनको कोई परवाह। जब आप ठीक चल रहे होते हैं तो खामखा वहम में जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले करेंगे ये कि आपका जो नाश्ता होगा वो पराठा बंद हो जाएगा। पराठे अगर लेने हैं तो बुरे ख्वाब आने हैं। पराठे अगर लेने हैं तेज़ाबियत रहनी है। पराठे अगर लेने हैं तो गैस्ट्राइटिस रहना है, ब्लोट करना है आपने।
आपको चक्कर आने हैं, आपको गुस्सा आना है, आपके साथ ये सारे काम होने हैं। फिलहाल थोड़ी देर के लिए हम किसी भी चीज़ को परमानेंट स्विच ऑफ नहीं करेंगे, आर्जी तौर पे होगा सब कुछ। फॉर द सेक ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर बॉडी होगा कि इसको समझने के लिए, इसके बिहेवियर को, इसके अंदर जो परेशानी पैदा हो गई है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए होगा। तो पराठा बंद हो जाएगा। सबसे पहले चलेगी सूखी चपाती एक, और रात का बचा हुआ सालन जो घर में होता है वो लें, और साथ में चाय का एक कप ले लें। और चाय का भी मैं आपको बनाने का तरीका बता दूं, दूध पत्ती नहीं पीनी। देखें, कंपोजिशन चेंज होने से हैयत बदल जाया करती है, शय वो नहीं रहती जो दूसरी कंपोजिशन में होती है। फॉर एग्जांपल, चाय जो है वो तीन तरह की आमतौर पे होगी। एक चाय होगी उसमें आप कहवा बनाएंगे और उसको कप में डाल लेंगे, और उसमें बाद में पीने के वक्त थोड़ा सा दूध ऐड कर लेंगे। दिस इज़ कॉल्ड क्लासिक इंग्लिश टी, जो सेपरेट टी जिसको कहा जाता है। एक चाय वो, और ये बहुत हल्की होती है, इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं। दूसरी चाय वो होती है कि आपने कहवा बनाया, पहले पानी डाला, फिर उसमें पत्ती डाली थोड़ी सी, और उसके बाद अब यहाँ पे मेरा दिल कर रहा था आपको पत्ती का ब्रांड जो सबसे माइल्ड है पाकिस्तान में वो बताऊं, लेकिन सम हाउ टर्म्स ऑफ सर्विसेज शायद ऐसी हैं चैनल्स की, मुझे मुनासिब नहीं लगता। और कंपनीज की तशहीर भी होती है वो, कुछ लोग शायद समझते हैं पैसे लिए होंगे, इसलिए उसको रोकता हूँ। अच्छी पत्ती इस्तेमाल करें, जो हाईएस्ट ग्रेड की दो पत्तियाँ पाकिस्तान में आती हैं। एक का नाम एस से शुरू होता है, एक का नाम एल से शुरू होता है, और उसमें जो एल से जिसका नाम शुरू होता है उसको यूज़ करने की कोशिश करें, और एस वाली और स्पेशली टी वाली इनसे बचें। कड़क जो होती है ना चीज़ें, वो फिर कड़ाके निकालती हैं आदमी के। तो इन चीज़ों से बचें। और फिर स्पेशली जो बाज़ार में पत्ती बिकती है, पठानों वाली पत्ती होती है, रंगों वाली पत्ती होती है, मिक्स पत्तियाँ लोग इस्तेमाल करते हैं, चार चार पाँच पाँच पत्तियाँ। नशे की भी इंतहाएँ हैं ना फिर दुनिया में। इन चीज़ों से परे हो जाएं, ये चीज़ें बर्बाद करके रख देंगी आपको। तो माइल्ड चाय, और उसमें कहवा बनाया, कहवा बनाने के अंदर एक इलायची डाल लें उसके अंदर, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर दें। उबाले ना दें चाय को, डाल लेते हैं उसके अंदर डोंगा और उसको देते हैं उबाले, फिर और फेंटते हैं उस चाय को। क्या बनाना चाह रहे हो अल्लाह के बंदो, उस चाय के अंदर से क्या निकालना, कौन सा कुश्ता तैयार हो रहा है उसके अंदर से? सिंपल सी चीज़ है। कहवा बबल करने लग गया तो आपने उसमें थोड़ा सा दूध ऐड करना है। जब चाय आई थी बड़े सगीर में, तो मरीजों के लिए आई थी, बीमारियों के लिए आई थी। और कहवा चूंकि कड़वा बहुत होता था, तो उसमें उसको पीने के काबिल बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा दूध ऐड किया जाता था ना। आमतौर पे तो ब्लैक टी के नाम से ही जानी जाती है। तो दूध ऐड करें, और ज़्यादा दूध ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इतना करें कि वो डार्क ब्राउन रहे। और उस चाय के अंदर थोड़ी सी चीनी डालें, बच सकते हैं चीनी से बच लें। स्टेविया पता नहीं जो चीज़ें आई हुई हैं, दूसरे मीठे आए हुए हैं काफ़ी, वो डाल लें। अगर चीनी डालनी है, गुड़ थोड़ा सा डाल लें। और अगर चीनी डालनी है तो थोड़ी डालें, और उसको हल्का सा बबल उसमें आए तो उसको उतार के साथ में आप पी लें। ये तो आपकी चाय हो गई। अच्छा, अब अगर रात का सालन दस्तयाब नहीं है तो अंडे पे बात आएगी ऑब्वियसली। तो अंडा फिर ऑमलेट अगर बनाना, फ्राई अंडा, तो फिर वही लोग खाएं जो ठीक है। आमतौर पर तो किसी को भी नहीं खाना चाहिए, फ्राई अंडा खाना तो एक जुर्म है, लेकिन मैं भी करता हूँ कभी कभार। लेकिन आम तौर पे हम कहेंगे कि ऑमलेट पे बात लेके आते हैं, तो ऑमलेट ऐसा होना चाहिए जिसमें कम से कम कुकिंग ऑयल हो। और ये देखें, आर्ट होना चाहिए ख़वातीन को पकाने का। चम्मच डाल देंगी दो, और उसके अंदर अंडा फेंट के डाल देंगी, वो तैरता फिरेगा कुकिंग ऑयल के ऊपर। दिस इज़ अटर नॉनसेंस। आप ब्रश मिलता है कुकिंग ऑयल को यूज़ करने के लिए, वो थोड़ा सा डालें उसको, अपने पैन में थोड़ा सा उसको गीला कर लें, दैट्स ऑल अबाउट इट, और उसके ऊपर अंडा डाल लें। और जो आपने ऑमलेट बनाना है उसमें नमक और मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा डालना है तो डाल लें। और इसके अलावा कोई उसमें हरी मिर्चें नहीं डलेंगी, कोई उसमें प्याज नहीं डलेगा, कोई उसमें टमाटर नहीं डलेगा। सिंपल ऑमलेट होगा, वो ले लें साथ में। और इस नाश्ते को 3 हफ्ते तक इस्तेमाल करें और जारी रखें। और उसके बाद फिर आप करेंगे नाश्ता चेंज, स्विच करेंगे अपने नाश्ते को। अब स्टोरी ज़रा इंटरेस्टिंग हो रही है। जब आप नाश्ता स्विच करेंगे तो ब्राउन ब्रेड पे आ जाएंगे। दूसरी ब्रेड जो आम ब्रेड होती है मिल्की, और जो दूसरी, इससे थोड़ा सा परहेज़ ही करें, ये बेहतर नहीं होती है, स्टिक हो जाती है जाके अंदर और बहुत ख़राबी करती है। ब्राउन ब्रेड ले लें,
जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं और भी बहुत सारी ब्रेड्स अवेलेबल हैं उनको, लेकिन आमतौर पे ब्राउन ब्रेड लें। ब्राउन ब्रेड, उसके साथ 2 उबले हुए अंडे, उनकी जर्दी बाहर निकाल दें, एग वाइट ओनली यूज़ करें। साथ में जैम ले लें थोड़ा सा, बहुत कम, थोड़े से मीठे के लिए। और इसके साथ मक्खन यूज़ किया जा सकता है बहुत कम क्वांटिटी में, अगर सूट नहीं करता तो फिर ना करें। और इसके साथ थोड़ा सा आप यूँ समझें शहद लगाया जा सकता है इसके ऊपर, अच्छा होता है। और साथ में चाय का 1 कप हो जाएगा। फिर 2-3 हफ्ते इस नाश्ते को यूज़ करें, फिर नाश्ता स्विच होगा। और नाश्ता आएगा जौ के दलिए पे, गंदम के दलिए पे। पहले हफ्ता 10 दिन जौ का दलिया ट्राई करें, फिर हफ्ता 10 दिन गंदम का दलिया ट्राई करें। पानी में बन जाता है, थोड़े से दूध में डाल के बन जाता है, थोड़ा सा उसमें मीठे के लिए शहद इस्तेमाल कर लें। नीम गर्म खाएं, उसके साथ चाय का कप लेना तो ले लें। अगर आपको उबला हुआ अंडा जो है, बॉयल्ड एग लेने को दिल कर रहा है साथ में, वो ले लें। और इस नाश्ते को आप 2-3 हफ्ते इस्तेमाल करें। तो ये 3 नाश्ते मैं क्यों लेके आया हूँ, इसकी एक बड़ी सॉलिड रीज़न है मेरे पास। इन 3 नाश्तों में एक नाश्ता ऐसा होगा जिसको करने के 1-2 दिन के बाद अ, आपको ऐसा फ़ील होगा कि जैसे भारीपन नहीं आ रहा, ज़्यादा वसवसे नहीं आ रहे, गैस नहीं हो रही है, तेज़ाबियत नहीं हो रही है, बड़ा हल्का-फुल्का फ़ील कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है आपको, आपके अंदर एनर्जी भी है, आपका काम करने को भी दिल कर रहा है, डकार भी नहीं आते खट्टे, इस किस्म की चीज़ें नहीं हो रही हैं। वो नाश्ता आपका नाश्ता है। तो बेसिकली ब्रेकफ़ास्ट जो है वो डिस्कवर करना पड़ता है। अक्सरियत, अज़ीम तरीन अक्सरियत जो है, वो नाश्ते को डिस्कवर किए बगैर जो कल्चरल नाश्ता हमारे साथ आ रहा होता है, उसी को लेके चल रहे। लस्सी के ऊपर मैं बात करता हूँ। लस्सी मैं आपको बताऊँगा, लस्सी सुबह हज़म होती है तो पी लें, अदरवाइज़ मैं आपको इसका एक तरीका बताऊँगा लस्सी पीने का, इसको मैं लिख लूँ ज़रा। अच्छा, तो जो नाश्ता आपको सूट करे, उस नाश्ते पे आ जाएँ और उस नाश्ते को फिर 1 हफ़्ता मुसलसल चलाया करें। और वीकेंड पे एक चीट डे रख लें। उसमें आप अगर आपको ब्राउन ब्रेड का नाश्ता ठीक लगता है, अच्छा रहता है आपकी बॉडी को, तो आप 3-4 दिन वो करें, 1 दिन फिर आप चपाती ले लिया करें, 1 दिन दलिया ले लिया करें, फिर आप दोबारा ब्राउन ब्रेड पे आ जाया करें। इसी तरह से बीच-बीच में 10-15 दिन के बाद 1 दिन के लिए आप चीट डे जिसको कहा जाता है, आप पराठा, अगर आपका दिल करता है लेने को इस जंग में, तो ले लें। लेकिन पराठे के बारे में मैं आपको एक बात बता दूँ, उसको तेल में सैर करवाना ज़रूरी नहीं है, वॉक करवाना ज़रूरी नहीं है। कम से कम तेल लगाएँ, थोड़ा-सा जिसे यूँ समझें नशा पूरा करने के लिए। ऐसा भी किया जा सकता है कि अंदर तेल लगा लिया और पराठा बनाया और उसके बाद ब्रश से थोड़ा-सा एक उसको हल्का-सा टच कर लिया, ताकि थोड़ी-सी एक फ़ीलिंग आ जाए कि थोड़ी गीली रोटी है, ज़रा थोड़ा-सा पराठे की फ़ील में चली जाए। इतने चुपड़े हुए पराठे खाएँगे तो फिर देसी घी की चुपड़ी हुई रोटी अगर आपको सूट करती है, अगर आपको देसी घी ठीक रहता है तो ली जा सकती है, बहुत अच्छी है। अच्छा, अब ये नाश्ता हो गया आपका। उसके बाद नाश्ते के और दोपहर के खाने के दरमियान में, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 8 बजे नाश्ता किया है तो 11 बजे, यानी ढाई 3 घंटे आपको नाश्ता किए हुए हो गए हों, आपने फ्रूट्स लेने हैं। और जो फ्रूट्स लेने का टाइम और तरीका मैं आपको बता दूं कि फ्रूट्स किसी भी खाने से फ़ौरन पहले या फ़ौरन बाद में नहीं लेना चाहिए। फ्रूट हमेशा 2 मील्स के दरमियान में, ढाई 3 घंटे का जब वक्फ़ा हो, व्हेन यू आर इन द मिड ऑफ योर 2 मील्स, तब तब आप फ्रूट लें। और फ्रूट्स को मिक्स नहीं करना चाहिए। अगेन, उन लोगों से मैं बात कर रहा हूँ जिनको प्रॉब्लम है। जिनको नहीं है, कॉकटेल बनाएँ, खाएँ मज़े से, जैसे मर्ज़ी खाएँ। जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो एक टाइम में 1 फ्रूट लें। और फ्रूट लेने के बाद उसको थोड़ा देख लिया करें, अगर कोई फ्रूट तंग कर रहा है उसको दोबारा ना लें। और सबसे बड़ी सेफ्टी जो होती है ना फ्रूटिंग में, वो ये होती है कि सीज़नल फ्रूट लें। जिस सीज़न का फ्रूट आया हुआ है, उसका मतलब ही ये है कि बॉडी को उस विटामिन की ज़रूरत है, तो अल्लाह ने वो भेजा है। तो आप वो लेंगे तो बॉडी को नेचुरली वो रिफ्रेशिंग भी रहेगा और वो डाइजेस्ट भी होगा। अब सर्दियों में विटामिन सी है, तो माल्टा पड़ा हुआ है, वो आप ले लें। इसी तरह अब हब्स का मौसम है तो हमें मैंगो चाहिए, तो आप मैंगो उसको ले लें, उसमें कौन सी बात है। अच्छा, अब उसके बाद आ गया दोपहर का खाना। दोपहर का खाना डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप दोपहर को खाना पसंद करते हैं या नहीं। कुछ लोग होते हैं जो सुबह और शाम को खाना पसंद करते हैं।
अगर आप ऐसे लोगों में शामिल हैं तो आप वेजिटेबल्स का सैलेड बना लें, प्याज ले लें, गाजर ले लें, टमाटर थोड़ा सा ले लें, थोड़ा सा उसमें आप खीरा डाल लें और उसमें 1 चम्मच सिरका छिड़क के वो आप थोड़ी सी काली मिर्च डाल के आप उसको खाएं। और अगर आपका खाना खाने को दिल करता है तो एक डेढ़ सूखी चपाती के साथ आप सालन ले लें। जो लस्सी पीने का जो टाइम है और तरीका है वो ये है कि दोपहर का खाना खाने के साथ लस्सी लिया करें। इस लस्सी को बनाने का एक तरीका होता है, ये मीठी लस्सी की मुझे समझ नहीं आती है। लस्सी तो होती है चाटी वाली, जो तुरश लस्सी होती है, वो अगर सुबह भी लें तो ठीक है, लेकिन नींद आने लग जाती है, दिन मुश्किल हो जाता है गुजरना। अवेलेबल है तो पी लें, आदत होगी कुछ लोगों को तो वो पिएँ। दही लिया जा सकता है, जिन लोगों को आदत है सुबह ले लें, अगर तंग करता है तो ना लें। अच्छा, दोपहर की लस्सी मैं रिकमेंड करूँगा। उसमें ये कि जब आपने खाना खाया है तो उसके बाद 1 ग्लास, जो पानी पीने वाला आम हमारा ग्लास होता है, उसमें 1 हिस्सा पानी डालें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अज़्यूम करते हैं ग्लास के 3 हिस्से हैं। 1 हिस्सा आप पानी का डालेंगे, 1 हिस्सा आप दूध का डालेंगे और 1 हिस्सा दही का डालेंगे। और उसके बाद चम्मच से आप उसको हिलाएँगे, स्टीयर करेंगे, इस तरह से स्टीयर करेंगे कि उसकी जो फुटकड़ियाँ होती हैं, जो क्या कहते हैं, फुटकड़ियाँ ही होती हैं, जो उसके पीसेस होते हैं दही के, वो उनको ख़त्म नहीं करना आपने। बस शरबत की तरह आपने थोड़ा-सा हिला के उस लस्सी को पीना है और उसके बाद आप उसके इफ़ेक्ट्स देखिएगा, वो आपकी डाइजेशन में कितनी हेल्प आउट करेगा। बाकी लस्सी फिर अपनी प्रेफ़रेंस पे है। सुबह का टाइम आपने अगर बांदर लस्सी खानी है और अगर आपने पराठे लस्सी खाने तो वो फिर आप खाएँ। फिर आप, अगर आपने वो खानी होती तो फिर ये वीडियो ना देख रहे होते आप। दोपहर का खाना खाने के बाद फिर दोपहर के टाइम, फॉर एग्ज़ाम्पल हम फिर अज़्यूम करते हैं आपने 1 डेढ़ बजे लंच कर लिया। 3 साढ़े 3 या यूँ समझ लीजिए अगर 2 बजे तक लंच हुआ है तो 5 साढ़े 5 यानी कि असर के वक़्त आप एक नॉर्मल गिलास पानी में शहद का 1 चम्मच डाल के उसको शरबत की तरह पिएँ। अगर गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो थोड़ा-सा ठंडा पानी ले लें, ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, इतना ठंडा होना चाहिए कि फ़रत बख्श हो, अच्छा लगे पीने को। और अगर सर्दियाँ हैं तो गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल पानी होना चाहिए। शहद ख़ालिस ढूँढने की कोशिश करें, बड़ी मक्खी का हो, छोटी का हो, इट डज़न्ट मैटर एट ऑल। थोड़े से फ़र्क पड़ते हैं, इतने ज़्यादा नहीं पड़ते। और याद रखिएगा, शहद इस्लामी या गैर इस्लामी नहीं होता। शहद इस्लामी या गैर इस्लामी नहीं होता। ये मैं एक लीड छोड़ के जा रहा हूँ। बिज़नेसेस हो रहे हैं आजकल, इस्लामी शहद और इस किस्म का शहद, तो धोखा ना खाया करें। शहद असल ढूँढने की कोशिश करें। अगर मिल जाए तो ठीक है, अगर फिर भी कोई गारंटी तो नहीं ले सकते किसी से भी, फिर भी अपनी कोशिश करने के बाद जैसा भी शहद है उसको सुन्नत समझ के इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला बचा लेगा, फिर कुछ ना कुछ तो दुनिया में खाना है, करें क्या फिर अब? वो आप पी लें। उसके बाद फिर रात का खाना आ गया। अच्छा, एक इसमें और चीज़ होती है, जो दोपहर की चाय है, अगर आप चाय पीते हैं, वो बेनिफिशियल है। स्पेशली अगर चाय के साथ कुछ लिया जाए। मैं आपको एक राज़ की बात बताऊँ कि चाय फ़ायदा देती है, अगर आप उसको किसी शय के साथ लें, किसी खाने वाली सॉलिड चीज़ें, बिस्किट हो गए, निम्को थोड़ी-सी हो गई अगर अच्छी बनी हुई है, और समहाउ फ्रूट के साथ भी, फ्रूट के साथ भी। और कब्ज़ का एक मुझे आपको मैंने एक चीज़ बतानी है, इसके बाद बताता हूँ। अच्छा, और सैंडविच ले लें, उसके साथ चाय ले लें, थोड़ा-सा सैंडविच, आधा सैंडविच ले लिया, क्लब सैंडविच, घर का बना होगा अच्छा सैंडविच ले लें। और भी काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं जो इस वक्त मुझे याद तो नहीं आ रही हैं, लेकिन चाय के साथ ली जाती हैं। कुछ लोग तो फ्रूट के साथ भी चाय ले लेते हैं, आई डोंट नो, लेते हैं, अच्छा लगता है उनको, लेकिन फ़ायदा देती है। चाय जब किसी खाने वाली शय के साथ लेंगे, यानी अगर आपने बिस्किट के साथ लिया तो फ़ायदा देती है, बॉडी को लगती है जाके, सेहत देती है। अगर चाय को अलग से पिएँ तो आम तौर पे खुश्क करती है हमें, ड्राई करती है, कैफ़ीन का हिट देती है। और चूँकि इंडिपेंडेंट कैफ़ीन का टेक होता है इसलिए उसकी शॉट ज़्यादा फ़ील होती है। समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है, किसी चीज़ के साथ मिला के खाएँ तो कुश्ते की तरह लगती है। अच्छा, अब जिन लोगों को चाय का नशा है, अपनी चाय कम कर दें, बहुत कम कर दें। मैं इसके ऊपर अपनी लाइफ़ स्टोरी में भी बात कर चुका हूँ, मुझे चाय अच्छी लगती है। लेकिन अगर आपको चाय आप ज़्यादा पिएँगे, आपके सिम्प्टोमेटिक आपको करेगी चाय। तो अगर आप 10 कप पीते हैं, 7 कप पीते हैं, 8 कप पीते हैं, तो उनको 3 कप्स के ऊपर लेके आएँ और उन कप्स को भी आप आधा-आधा करें और उसको भी पतला करें उस चाय को।
दूध पत्ती ना पिएँ, कैंसेरियस है, इससे बचें आप। और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है, अब तो मैं आगे निकला है कॉन्स्टिपेशन के सब्जेक्ट से, लेकिन याद आ गया तो मैं बीच में इसको शामिल करूँगा। दोपहर के टाइम पे शहद लेने के 1 घंटे बाद, वो शहद थोड़ा जल्दी ले लें, 3 बजे ले लें, और 1 घंटे के बाद यहाँ पे एक और चीज़ याद आ गई है, उसको भी कर लूँ। अच्छा, डाटा बहुत है आज, और सारा हेल्थ से रिलेटेड डाटा है ना, थोड़ा तेज़ चलना पड़ रहा है। ओके। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहती है, वो ये काम करें कि अमरूद अच्छे वाले लेके उनको काटें, और काटने के बाद उन पे थोड़ी-सी काली मिर्च छिड़कें बारीक, और उसके बाद उस पे नींबू छिड़कें, और उसकी खुशबू को ज़रा थोड़ा-सा करीब करके सूंघें। वो आपके दिमाग की बत्तियाँ रोशन करेगी, लाइट्स ऑन करेगी आपके दिमाग की। उसके बाद उसको खाएँ। यूँ समझें 1 पाव अमरूद, ज़्यादा नहीं खाना, 1 पाव इज़ इनफ। आधा किलो खा सकते हैं तो मच बेटर, लेकिन सम टाइम टू मच हो जाता है। अगर आपको आईबीएस बहुत ज़्यादा हाइपर है और पीक पे है, एक्सट्रीम पे गया हुआ है, तो बीज उसके निकाल दें। फिर भी थोड़े-थोड़े रहने दें। बीज फ़ायदा देते हैं, अंतड़ियों को मूवमेंट पे यूँ समझिए कि फ़ोर्स करते हैं। लेकिन ज़्यादा बीज खा लेंगे तो वो अपनी तरफ का एक आपको प्रॉब्लम दे देंगे। अगर बीज के साथ खा रहे हैं तो अच्छी तरह चबा के खाएँ, ग्राइंड करके खाएँ उनको। अमरूद खाने के बाद 1 कप तेज़ पत्ती वाली, कड़क नहीं, तेज़ पत्ती वाली, या आम तौर पे आप जितनी पत्ती पीते हैं उसका डबल कर लें। वो चाय आप उस अमरूद को खाने के बाद पिएँ, तो फिर देखिएगा इसका रिज़ल्ट आपको कैसा आता है। लेकिन वही बात कि आदत नहीं बनानी, हफ़्ते में 2 बार इज़ इनफ़, और उसके बाद फिर 1 महीने का, 3 महीने के बाद गैप देना आपने, ये तो आप ज़हन में रखिएगा। अच्छा, फिर कुछ ख़वातीन होती हैं जो जिनको इन चक्करों में, आईबीएस वगैरह के, एंग्जायटी के चक्करों में खून की बड़ी कमी हो जाती है। आम तौर पे तो ख़वातीन को रहती है, प्रेगनेंसी और मेंस्ट्रुअल इश्यूज़ की वजह से ये प्रॉब्लम चलती रहती है। इसलिए ख़वातीन के बारे में मुझे अभी ये वीडियो करते हुए याद आया कि इनको मैं एक ऐसी चीज़ बता दूँ कि इनकी दुआएँ तो मुझे सदाबहार इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। अ, आईबीएस है या नहीं है, एंग्जायटी है या नहीं है, प्रेग्नेंट हैं, कुछ भी हैं, आजकल तो हर औरत का मसला है। एचबी जो है वो 6-7 पे चला जाता है, वो कुछ का तो बहुत ही कम चला जाता है। तो अनार तो अपनी जगह पे काम करता ही करता है। अनार का मैं जूस के मैं हक में नहीं हूँ। देखिए, जूस में हम बहुत सी चीज़ें ज़ाया कर देते हैं। पल्प उसका ज़ाया हो जाता है चीज़ों का, तो खाना चाहिए चीज़ों को। लेकिन अ, अनार से हट के मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो अगर दुनिया में कोई चीज़ सबसे ज़्यादा खून पैदा कर सकती है, तो वो ये है कि आप 21 दाने, ये अब इस्तेमाल जिन लोगों को आईबीएस की वजह से हुआ है, कम खाने की वजह से हुआ है, वो तो इसको शहद की बजाय इस जगह पे जो टाइम फ्रेम में हम 3 बजे के टाइम फ्रेम में हैं, या 4-5 बजे के टाइम फ्रेम में है, उसमें रख लें। अगर उन्होंने ये कब्ज़ वाला नहीं है मसला, तो 3 बजे शहद ले लें, और 5 बजे जो मैं ये बताने जा रहा हूँ, इसका कहवा लें, या सुबह 11 बजे भी दिन में ले सकते हैं। टाइम शफल कर लीजिएगा अपने हिसाब से। 21 काली मिर्चों के दाने, धुले हुए, अच्छी तरह से साफ़ हुए, वो 2 कप पानी में डाल के उबालें, धीमी दरमियानी आंच पे। तेज़ नहीं होनी चाहिए आंच, ना बहुत कम होनी चाहिए, और उस पानी को पकाएं। जब पानी उबल के 1 कप रह जाए, रिपीट करके सुन लीजिएगा अगर आपको समझ नहीं आया। जब पानी उबल के 1 कप रह जाए, तो इस पानी को छान के नीम गर्म चाय की तरह फीका घोंट घोंट करके पी लें। ये हो गया, काली मिर्चें फेंक देनी है, और ये हो गया पानी का कहवा। थोड़ा सा ब्राउन सा हो जाएगा, हल्का सा कलर उसका, काली मिर्च की वजह से। ये लें, और जिन खवातीन को प्रेगनेंसी की वजह से ब्लड का कमी आ रही है, चेहरे पे छाइयाँ आ रही हैं, इस किस्म के इश्यूज चल रहे हैं, वो इसको ज़रा ट्राई करें, और उसके बाद 1-1.5 महीने के बाद अपने ब्लड के टेस्ट करवाइएगा, और इंशाल्लाह ताला मेरी जो वीडियो उस वक्त आई होगी उस पर नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप आप यूँ समझिए आपका एचबी परफेक्ट हो जाएगा, और वाइट ब्लड सेल्स, अगर इम्यूनिटी में प्रॉब्लम आ रही है, वो आपके ठीक हो जाएंगे, और बहुत सारे बेशुमार आपको फ़ायदे इससे मिलेंगे। पिएंगे तो पता चलेगा। अब मैं इसके महासन पे एक वीडियो करने निकल जाऊंगा तो फिर मेरा ख्याल है लेंथ आ गई मेरी, 1 घंटे 25-26 मिनट पे शायद चली गई हुई है, 1 घंटा 20 मिनट पे चली गई हुई है। अच्छा, अब ये जो है ना, सॉरी, ये जो
सारे मामलात अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। इसमें एक और भी कैटेगरी है लोगों की जिनके साथ मैं बात करना चाहूँगा। कुछ लोग बहुत ज़्यादा वहमी हो जाते हैं, इलाज करने वाले भी और बीमारी में गिरफ्तार भी। यानी जब परहेज़ का सुनेंगे ना तो बैठ जाएँगे कॉपी पेंसिलें लेके और रूटीन सेट करने लग जाएँगे। नहीं, इस तरह नहीं होता। कोशिश करनी होती है। इतनी ज़्यादा परफेक्शन में ज़िद नहीं लगानी होती चीज़ों के साथ। हर चीज़ को गिनने बैठ जाना, उसको तोलने बैठ जाना, नापने बैठ जाना, स्टडी करने बैठ जाना कि मैंने दूध पी लिया तो ये हो गया। पहले भी अर्ज़ किया। तो अपने आप को एक बैलेंस प्रोफ़ाइल पे रखा करें। ये जो कुछ भी मैंने आपको बताया ये हरगिज़ इतना मुश्किल नहीं है। थोड़ी-सी कोशिश करने के बाद ये हो जाएगा काम। आप इस लाइफ़स्टाइल पे चल सकते हैं। लेकिन वहम ज़्यादा ना किया करें। वहम भी बहुत ज़्यादा इंसान को मारता है। अपने वसवसे के उलट किया करो। ये हदीस मुबारक है, मुझे उसका तो इस वक्त रेफरेंस तो याद नहीं आ रहा, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। अच्छा, अब एक मेडिसिन मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, नाम लेना पड़ ही जाएगा, कितना कि मैं बचूंगा इन चीज़ों से। आई एम नॉट अ पेड एक्टर हेयर, प्लीज़ फॉर गॉड सेक। लेकिन जिन लोगों को आईबीएस की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से मेमोरी लॉस हो रहा है और खौफ आते हैं और वसवसा चलता है और ओसीडी का इशू है, तो मेरी इतनी इतनी लंबी वीडियोस तो किफ़ायत नहीं करती। लोग कहते हैं बोलता रहता है, आप छोटी बात नहीं करते, इतनी लंबी कहानी कर देते हैं। फिर आमतौर पे लोग फार्मूले भी बहुत तलाश करते हैं, हमारी नेचर है। तो आज की वीडियो में काफ़ी माशाल्लाह फार्मूलों के हिसाब से तो बड़ी रिच थी। उम्मीद है पसंद आएगी आपको। तो एक खमीरा गाओ ज़ुबान अम्बरी जवाहर वाला, आम कुछ जवाहरदार भी इसको कहते हैं और जवाहर वाला भी कहते हैं। खमीरा गाउज़बान अम्बरी जवाहर लिखा होता है आमतौर पे। हमदर्द कंपनी है, करशी कंपनी है, शायद एक आधी अच्छी और भी कंपनी हो। ये आप ले लें, मेरे ख्याल में शायद 600-700 का मे बी इसी प्राइस के रेंज में आ जाएगा। और इसको आपने रात को सोते हुए नीम गर्म दूध के साथ 1/4 ऑफ टी स्पून, एक चाय के चौथाई चाय का चम्मच आपने पहले इसको खाना है और गोली की तरह चूसना है। ये बड़ा फ़र्क बख्श होता है। इसको, इसकी खुशबू, चांदी के वर्क वगैरह डले होते हैं इसमें, और इसकी खुशबू, इसका टेक्सचर, इसका जायका इंसान की रूह को तरोताज़ा कर देता है। मैंने इसकी एक डब्बी इस्तेमाल की थी बहुत अरसा पहले। और इसको आप उसके बाद नीम गर्म दूध ले लें, नींद आने का भी मसला हल होगा और बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। ओसीडी जिन लोगों को है उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। एंग्जाइटी, स्ट्रेस के लिए, डिप्रेशन के लिए, आईबीएस के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए इसका फ़ायदा होता है। अगर दूध सूट नहीं करता तो पानी के साथ ले लें, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा तो इसका ऑब्वियसली दूध के साथ ही होता है। इस्तेमाल आपने 3 महीने से ऊपर नहीं करना। मुसलसल इस्तेमाल नहीं करना। 3 महीने में जितना फ़ायदा होना है उतना ही होना है। लालच नहीं करना। 3 महीने के बाद फिर 1 डेढ़ 2 महीने के लिए रोक देना है। अगर फ़ायदा अच्छा हुआ है, सेटिस्फाइड हैं रिज़ल्ट से, तो उसके बाद एक डब्बी दोबारा इस्तेमाल करें। साल में 2-3 डब्बियों से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, वरना फिर इसके साइड इफ़ेक्ट क्यूमुलेट होने लग जाएँ, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि अंदर क्या-क्या डाला हुआ है। लेकिन लगता यही है, क्योंकि मुझे देसी अद्वियात में बहुत सारी अद्वियात में से ये सबसे ज़्यादा पसंद आई है, जिसके असरात बड़े रिफ़्रेशिंग होते हैं। इसको ट्राई कर लीजिएगा एक बार, अल्लाह करे आपको इससे शिफा मिले। रात का खाने की रूटीन आपकी ये होगी कि आप रात को खाना खाने से पहले कम से कम 40-45 मिनट वॉक करें। कम से कम 40-45 मिनट। मैं अपने डिप्रेशन का जितना भी मेरा इरा गुज़रा है, उसमें मैं कम से कम डेली 10 से 12 हज़ार स्टेप्स चला करता था, जो कि आमतौर पे 11-12 किलोमीटर भी बन जाता है। और मैं एक ही गो में चलता था, और जब मैं रुकता था तो मेरी पिंडलियों में से सनसनाहट मुझे महसूस हो रही होती थी, इतनी गर्म हो जाती थी। तो चलने से साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा रिलीफ आता है। ज़्यादा तेज़ ना चलें, बट चलें। कोई ट्रैक पकड़ लें, ट्रैक नहीं मिलता तो सड़क पकड़ लें खाली कोई, और आप चलें। उसके साथ तस्बीह वगैरह, या वलीयु या नसीर या अस्लामु या रहमानु या रहीम या करीम, जो भी तस्बीह आपको अल्लाह ताला का अस्माउल हुस्ना में अच्छा लगता है, आप उसको ले लें, आयत करीमा पढ़ लें। जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है उसकी तस्बीह करनी शुरू, या अगर डेली में आप तस्बीह करते हैं तो जो भी आपकी तस्बीह आते हैं उनको आप पढ़ा करें। वॉक करें। वॉक करने के बाद आप खाना खाएं। देखें, खाना खाने के बाद वॉक नहीं होती, ये मिसकॉन्सेप्शन है।
खाना खाने के बाद चहलकदमी होती है। चहलकदमी का ये मतलब होता है कि 5-10 मिनट, हद से ज़्यादा 15 मिनट, और वो भी बहुत ही आहिस्ता स्पीड के साथ। यूँ समझिए कि आप टहल रहे हैं बस, चल नहीं रहे बड़ी स्लो स्पीड पे, आप आहिस्ता-आहिस्ता आप अपने सेहन में या अपनी गली में, अपने लॉन में आप टहल लें। 10 मिनट इनफ है, सफाइस करते हैं। और वो टहल लिया करें, और उसके बाद रात को सोते हुए आप आराम से अपना जो भी है, अगर तो आप इसको ले रहे हैं अपनी डायरिया वगैरह की वजह से, वो ले लें। अदरवाइज़ आप पानी जो है वो 1.5-2 घंटे पहले रोक दें। और अगर आप ये ख़मीरा लेंगे तो रात को सोते हुए ले लेंगे। अगर नहीं ले रहे तो कुछ भी ना लें, और आराम से अपनी नींद पूरी। ये आपकी दिन की रूटीन होगी आईबीएस के अंदर। जब आप इस सारे प्रोसीजर्स में चलेंगे ना, तो एक दो मामलात आपके साथ होंगे। सबसे पहला आपके साथ इवेंट ये होगा कि बॉडी 2-3 दिन में रिस्पॉन्ड कर देती है आम तौर पे। एंग्शियस बॉडी तो पहले घंटे में रिस्पॉन्ड करती है, लेकिन उस रिस्पॉन्स को हम मोतबर नहीं समझते, एतबार नहीं करते। वो एंग्शियस रिस्पॉन्स होते हैं, फेक होते हैं। उसमें हम ये समझते हैं कि किसी भी फूड को, किसी भी इनटेक को चेक करने के लिए कम से कम आप 48 से 72 घंटे दिया करें अपने आप को। 3 बार आप सो के उठें, फिर आपको पता चलता है कि आप बॉडी के रिएक्शंस क्या आ रहे हैं। इस मामले में जो है वो अ, सिंपल सी सूरत हाल है कि आप जब खुराक के इस तरह के आप मामलात में चलेंगे, तो आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि आपको आईबीएस है भी है या नहीं, आपको एंग्जाइटी है भी है या नहीं। मैं आपको एक बात अर्ज कर दूं, एक छोटा सा फूड इनटेक, एक छोटा सा, वो जो मुहावरा बना हुआ है ना, वो आमतौर पे जिसे कहा जाता है कि हर नवाला इंसान के मुंह में जाने से पहले अल्लाह से पूछता है कि इसके लिए जहर बनूं, या इसके लिए मैं तकवीयत दूं, इसके लिए मैं शिफा बनूं। तो अल्लाह की मर्ज़ी से जाता है, ये झूठ नहीं है। इसी इसी सब्जेक्ट के ऊपर मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ। कोई भी एक छोटी सी चीज़, आपको क्या पता आपको पराठे ने पागल किया हो, आपको क्या पता आपको किसी बाजार की लो प्रोफाइल पत्ती ने पागल किया हो, आपको क्या पता आपको जो आपके फ़िल्टर से पानी आ रहा है उसने कॉन्स्टिपेशन करके आपको बवासीरें कराई हुई हैं, और आप सर्जन के पास जा जाके ऑपरेशन करवा रहे हैं, चीखें मार रहे हैं, आपको क्या पता? तो चेक करना पड़ता है ना। आटा गंदा है हमारा, हमारी मिर्चें गंदी हैं, लोग ईंटों के बुरादे पीस के लगा रहे हैं। तो थोड़ा सा चीज़ों के ऊपर वहम से हटते हुए इन्वेस्ट करना पड़ता है। मिर्चें अपनी अच्छी पिसवाया करें, काबिल एतबार जगह से लिया करें। पता होना चाहिए कि मिर्चों की क्वालिटी अच्छी है। आपकी काली मिर्च अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, ये जिन लोगों के घरों में मसाले वाले डब्बे हैं, बिरयानी मसाले, कढ़ाई मसाले, मछली मसाले, बारबेक्यू मसाले, जिन लोगों की हांडियों में ये बलाएँ डलती हैं ना, उन लोगों ने घरों में गोल-गोल चक्कर काटने हैं, ये मैं आपको बता दूँ। उन्होंने रोना-पीटना है, एक-दूसरे के साथ ड्रामे करने हैं, एक-दूसरे के बाल नोचने हैं, उन्होंने अपनी रज़ाइयों में घुस-घुस के रोना है, कभी उनको जिन नज़र आने हैं, कभी उनको ख्वाब में चुड़ैलें नज़र आनी हैं, कभी उन्होंने डिप्रेशन की दवाइयाँ खानी। उन घरों में ये तमाशे होने हैं। डब्बे अपने किचन से उठा के बाहर फेंकें, और ये जो टेस्ट के पीछे हम लोग पागल हुए हैं ना, इसको थोड़ा-सा छोड़ने की कोशिश करें। ग्रेस नहीं है इंसानों की। लज़्ज़त के पीछे इतना भागना इंसान की ग्रेस नहीं है। सादा खुराक पे रहें, और कभी 15-20 दिन के बाद महीने में एक बार बिरयानी बनाने को दिल किया। अब नहीं बनती औरतों से घरों में सारा दिन मिर्चें पीसती रहें बैठी, वो जो भी उसकी होती है रेसिपीज़। तो महीने में एक बार अगर आपको कोई बिरयानी मसाला अगर आपने डाल लिया थोड़ा-सा, अगर कौरमा मसाला आपने बहुत थोड़ा-सा डाल लिया है, मैं ख़वातीन से बात कर रहा हूँ, चम्मच भर-भर के उंडेलने की क्या ज़रूरत है? अगर आप कोई कढ़ाई बना रही हैं घर में, तो आप उसका हाफ़ ऑफ़ द हाफ़ क्यों नहीं यूज़ कर लेते हैं, फॉर द सेक ऑफ़ योरसेल्फ, फॉर द सेक ऑफ़ टेस्ट। अगर इतना ही गुज़ारा मुश्किल हो गया है, तो तब मैं जाके कहता हूँ कि अच्छा लीस्ट तो इतना अगर करना है तो फिर कोई रुकने वाला तो है नहीं, तो कर लें। लेकिन अगर आप आए दिन अपने घरों में मसाले डालती हैं, और आपके घर में मर्द जो हैं वो पागल हुए फिर रहे हैं, तो आप मसाले घरों से बाहर निकालें। ये आपको करना पड़ेगा। उसके साथ-साथ ये जो हमारा कल्चर बना हुआ है पिज़्ज़े का, बर्गर का, और ये जो बारबेक्यूज़ का, हमारा हमें ना बहुत ज़्यादा लत लगी हुई है इन चीज़ों की, स्पेशली कोल्ड ड्रिंक्स। मुझे कोल्ड ड्रिंक बड़ा पसंद है, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन 10 साल हो गए हैं, मैंने कोल्ड ड्रिंक का पूरा ग्लास कभी नहीं पिया। यानी अभी इस वक़्त मेरे पास ग्लास ही नहीं है, गिलास ही नहीं है मेरी टेबल पे। वाओ! अच्छा, एनीवेज़, तो अगर एक ग्लास है ना पूरा,
तो आप इतना सा कोल्ड ड्रिंक ले लें महीने में। कभी आपका दिल कर गया है, कभी आपने कोई बिरयानी खा ली है, पाए शाए खा लिए हैं, कभी आपका कोई बंदा चीट डे तो होता है, आदमी के अंदर कुछ चीज़ें तो रहती हैं। अगर आपका दिल कर गया है तो आप बहुत थोड़ा अपनी ज़ुबान का जायका बदलने के लिए आप बहुत थोड़ा सा ड्रिंक ले लें। आप कहीं होटल पे चले गए हैं, कहीं किसी ने आपके आगे रख दिया है, तो आप यूँ समझें कि 100% अगर ड्रिंक की बॉटल है ना, तो आप 10% उसमें से ले लें, 15% ले लें, बाकी छोड़ दें। क्या ज़रूरत है उसको भर भर के पीने की? अगर आपके सामने पिज़्ज़ा आ गया है, तो उसके 3 स्लाइस 4 स्लाइस ठूँसने की ज़रूरत क्या है? आप उसमें से 1 स्लाइस ले लें, 1 स्लाइस का भी हाफ स्लाइस करके ले लें, काम हो गया पूरा। अगर आपने बर्गर आपके सामने पड़ा हुआ है इतना बड़ा, तो आप उसको बीच में से कटवा के उसका एक पीस आप खा लें, उसमें कौन से हर्ज वाली बात है? कभी कभार आदमी कर लेता है, हमें बाहर जाना पड़ता है, तो बाहर तो ये चीज़ें चल रही हैं। तो अपने आप को थोड़ा रोकना सीखें। ये चीज़ें आपकी बीमारी को 100% फ्लेयर करती हैं, मैग्नीफाई करती हैं। मैं फिर एक दफ़ा क्लियर कर रहा हूँ, जिन लोगों को कुछ नहीं है मेरी तरफ से जो मर्ज़ी खाएँ, वो उनका प्रॉब्लम है। एक होता है हेल्थ कॉन्शियस होना, अच्छी बात है, जो लोग हैं दे आर लकी, मैं तो नहीं हूँ। तो जब मुझे हेल्थ के प्रॉब्लम आए तो मैं इन चीज़ों की तरफ मुतवज्जो हुआ हूँ, और मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे आईबीएस भी डायग्नोज़ किया गया, मुझे क्लिनिकल डिप्रेशन डायग्नोज़ किया गया, बाइपोलर डायग्नोज़ किया गया, एंग्जायटी डायग्नोज़ की गई, मुझे स्लीपिंग पिल्स दी गई, पता नहीं क्या-क्या किया गया। मैं आगे लाइफ़ स्टोरी बयान की, अभी तो लाइफ़ स्टोरी में तो 2% भी नहीं बताया, उसके ऊपर भी बैनर लगाना पड़ गया कि लोग डर ही ना जाएँ, वहम खाते हैं, कॉपी करना शुरू कर देते हैं, मिमिक करना शुरू कर देते हैं, हमारे साथ भी ये होगा, हमारे साथ भी ये होगा। इतना बच के तो बताया। तो बात ये है कि मैं फूड इनटेक से अपने आप को कंट्रोल करता-करता एक ऐसी जगह पे लेके आ गया जहाँ पे आईबीएस को मैंने नंगा कर दिया, कपड़े उतार दिए उसके। अब उसके बाद है क्या है? कुछ भी नहीं है। तो एक आप अपनी फूड हैबिट को रिवर्स खींचें, फूड इनटेक्स को रिवर्स खींचें, और एक ऐसी जगह पे लेके आ जाएँ जहाँ पर आप बिल्कुल सादा तरीन ग़िज़ाओं में हो और आपको पता चल रहा हो कि बॉडी रिएक्ट कर रही है। तो इट्स काइंड ऑफ अ प्ले, यू आर प्लेइंग विद योर बॉडी। आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इसको मुसीबत क्या पड़ी हुई है। इसका आपके माइंड पे भी बड़ा असर पड़ता है। तो जो भी चीज़ आप खा रहे हैं, आईबीएस में है या एंग्जायटी में है, 90% आपका फूड इनटेक इसका रिस्पॉन्सिबल है। सीक्रेट इसमें यह है कि कांस्टेंट फूड इनटेक रिस्पॉन्सिबल है। यानी एक बंदा रोज बर्गर खाना शुरू करता है, चीज बर्गर खाना शुरू कर देता है, उसने मर जाना है। कितनी देर खा लेगा? हर रोज अगर सुबह दोपहर शाम बर्गर खाई जाएगा तो बेड़ा गर्क होता हुआ नजर आ जाएगा, 3-4 महीने में सबको नजर आ जाएगा। तो हम लोग कर क्या रहे होते हैं कि गैर मियारी खुराक, हम लोग, और चिकन, जिस चिकन से खुद खड़ा नहीं हुआ जाता, उस चिकन ने आपको खड़ा कैसे रहने देना है? और इस मौजू से मैं उसको ख़त्म करने की सब कोशिश कर रहा हूँ। 3 साल मैंने पोल्ट्री का चिकन नहीं खाया, लेकिन पता क्या खाया? देसी मुर्गी खाई, और अपने सामने ज़िबा करवा के खाई, और चलती फिरती देख के खाई अच्छी तरह, दौड़ती फिरती सेहतमंद। और उसके बाद अभी भी लास्ट मेरे घर में 3 महीने से चिकन नहीं आया। तो पोल्ट्री की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये होता है कि मटन और बीफ आप अच्छी क्वांटिटी में लेके रख लें, और उसको अपने सालन में थोड़ा बहुत आप इस्तेमाल करते रहें। मटन खाते रहें कम से कम। आजकल तो मटन की क्वालिटी भी लो है, लेकिन एक लिमिट होती है ना, उससे आगे हम नहीं जा सकते। पोल्ट्री को तो, इसका तो हम बात ही नहीं कर सकते ना, इसके ऊपर तो क्या बात करनी है। खुद गवर्नमेंट के इसके ऑफिशियल्स के इसके ऊपर आ चुके हैं बयानात कि ये कैंसेरियस है, और इसकी जो फूड दी जा रही है वो, और अब तो जानवरों को भी जो वंडा शंडा और इस किस्म की चीज़ें डलनी शुरू हो गई। लेकिन फिर भी हम ये समझते हैं कि अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए हमें कम अज़ कम इतना करना चाहिए कि वाइजली अपने फूड इनटेक को, अब जिन घरों में रोज़ चिकन पकता है, रोज़ लिटरली रोज़ लोग चिकन बना रहे हैं, और उस चिकन की वजह से बच्चियों को हार्मोन डिसऑर्डर हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है हार्मोन्स का, पीसीओएस आ रहा है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम आ रहा है। मेरी बड़ी इन डेप्थ स्टडी है इन सारी चीज़ों के बारे में। और बच्चियां बर्बाद हो रही हैं, टाइम से पहले बच्चे जवान हो रहे हैं, फैट हो रहे हैं, दे आर लुकिंग लाइक पोटैटोज। इस तरह की चीज़ें बन रही हैं। और फिर ये जो बाहर रेडियो पे खड़े हुए हैं फ्राइज़ वाले, और उसके ऊपर मेयोनीज डाल के, और उसको बड़ा, हम, अगर आप अपने आप को ठीक करना चाहते हैं तो चस्के से बाहर आ जाएं। कभी कभी 15-20 दिन महीने बाद आप अपने आप अपना रांझा राजी कर लिया करें, लेकिन ओवरऑल सादा खुराक पे आए। जब एक दफ़ा आ जाएंगे, अब आता है टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट ये आता है कि 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने आप
ऐसे कंटिन्यू रखेंगे तो आपको अपनी डिज़ीज़ का रिदम पता लगेगा कि इसके रिएक्शंस क्या हैं। उन रिएक्शंस के बाद आप बॉडी में दोबारा चीज़ों को री इंट्रोड्यूस करवाना शुरू करें। सबसे पहले तो इसकी जो हैबत है बीमारी की वो आपके ज़हन से कम हो जाएगी। आपके माइंड पे जो फॉग आई हुई है वो ख़त्म हो जाएगी। अब खाए हैं 2 पराठे अचार के साथ और दूध पत्ती का एक कप पिया और सारा दिन बस मुझे वो चक्कर आ रहे हैं, मुझे एंग्जायटी हो गई है, मेरा दिल घबरा रहा है, मेरी धड़कन तेज़ हुई है, मुझे ठंडे पसीने आ रहे हैं। ये निकल गए ना सारे, ख़त्म हो गए। तो एंग्जायटी भी काम डाउन हो गई, आईबीएस भी काम डाउन हो गया। इस तरह से चलते-चलते एक वक़्त आता है जब माइंड टेक ओवर कर लेता है। उसको समझ आ जाती है कि मुझे इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाला मसला नहीं है, मेरा स्टमक अब ठीक है। और फिर साथ में बी12 हेल्प कर सकता है, विटामिन डी हेल्प कर सकता है, मिनरल वाटर का इंटेक हेल्प कर सकता है, ज़ैतून हेल्प करेगा, शहद हेल्प करेगा और ख़मीरा आपको बताया ये साथ में लेना शुरू करें। पराठे बंद हो गए, चिकन बंद हो गया, मसालों के पैकेट बंद हो गए। देखने में शायद ऐसे लगने, अगर कोई सेहतमंद आदमी जो खाता है दबा के वो मेरी वीडियो देखे हुए ये तो पागल है। पागल नहीं है भाई। हो सकता है एक दिन उसको भी इसी वीडियो के ऊपर आना पड़े। तो सारी चीज़ों को काम डाउन करें, रुकें, एंग्जायटी सबसाइड होगी और उसके बाद स्टमक को रिलैक्सेशन आएगी, आपका गट ठीक होगा, गर्ड आपका ठीक होगा, अंतड़ियों की मूवमेंट बेहतर होगी और दलिया वगैरह चीज़ों के साथ चीज़ें बॉडी को एक दफ़ा सुख का सांस आएगा। सुख का सांस आएगा तो सिम्पटम्स कम जनरेट करेगी, कम से कम करती चली जाएगी। जितने सिम्पटम कम करेगी, माइंड का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है बॉडी के बारे में, वो इम्प्रूव करना शुरू कर देगा। हीलिंग जो है वो किक इन हो जाएगी। जब हीलिंग किक इन हो जाए और आपको लगे कि अब आप मजबूत हो रहे हैं, तो अब री इंट्रोड्यूस करवाएं। अब मैं उस पॉइंट पे चला गया जब मैंने वीडियो में ये कहा था कि जिन लोगों को फूड इंटॉलरेंस है, वो अपनी बॉडी को ऑन एंड ऑफ री इंट्रोड्यूस करवा के चेक करते रहा करें। हो सकता है अब टॉलरेट कर पा रहे हो। तो माय डियर व्यूअर्स, जब आप इस तरीके से परहेज़ करने के बाद दोबारा से चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाएँगे अपनी बॉडी में, जो चीज़ें आपको पहले हज़म नहीं होती थी और आपके साथ तमाशे लगाती थीं, तो आपको पता चलेगा कि अब वो वैसे रिएक्ट नहीं कर रही हैं जैसे पहले दालें रिएक्ट कर रही होती हैं, बाद में नहीं करती हैं। दूध रिएक्ट कर रहा होता है, बाद में नहीं करता। इस तरह की चीज़ें होने लग जाती हैं। तो जब आप गुज़र जाएँ 6 महीने, 7 महीने के बाद, तो आहिस्ता-आहिस्ता अपने आप को फिर आप जो भी आपके फूड इनटेक्स हैं, आपके पसंदीदा हैं, उसमें कुछ एहतियात तो फिर भी करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बता दिया, चिकन से अवॉइड करना पड़ेगा, पोल्ट्री चिकन से। उसके बाद पराठा हो सकता है आप, मतलब मुझे पराठा इतना पसंद है कि पराठे के बगैर आप यूँ समझें कि मेरी सुबह ही नहीं होती। तो 5 साल नहीं खाया, ठीक है? और अब 3 साल से खा रहा हूँ, डेली खा रहा हूँ। तो लेकिन ये है कि तरीके से खाता हूँ। बेहुदा पराठा नहीं खाता, बड़े अच्छे तरीके से बना हुआ माइल्ड होता है पराठा और खा लेता हूँ, कुछ भी नहीं कहता। पहले मारता था, अब कुछ भी नहीं कहता। तो चीज़ें वापस आ जाएँगी आपके साथ। लेकिन ये याद रखिएगा, अगर आप फिर भाग-भाग के होटलों पे जाएँगे, पिज़्ज़े कढ़ाइयाँ खाएँगे, बाहर की चीज़ें खाएँगे, तो फिर आपके साथ वही होगा जो आपके साथ पहले हुआ था, बल्कि उससे ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से अपने आप को बजाय आईबीएस की दवाइयों पे लगाने के, बजाय एंग्ज़ायटी की दवाइयों पे लगाने के, ये जो मैंने आपको पैथ बताया है, इसको फ़ॉलो करना शुरू करें। और कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे अगर आप 40s क्रॉस कर गए, मैं तो नहीं ले रहा, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर 40 क्रॉस कर गए हैं, तो ओमेप्राज़ोल, अ, लेट मी से इट, टेफ 40, टेफ 20 कैप्सूल्स होते हैं, इसोमेप्राज़ोल के सॉल्ट्स होते हैं। आप उनको सुबह नाश्ते से पहले ले लिया करें। अ, थोड़ा चीज़ों को ठीक रखते हैं, लेकिन अगर बहुत लॉन्ग टर्म इस्तेमाल किए जाएँ 1-2 साल, तो फ़ियर ऑफ डेथ वगैरह इस तरह की चीज़ें आने लग जाती हैं। स्पेशली एंटासिड्स जो हैं, ज़ेंटैक वगैरह, ये बहुत ज़्यादा फ़ोबियाज़ को क्रिएट करती हैं। इस चीज़ में नोन तो लिखी तो नहीं हुई हैं, लेकिन पता है, अब तो एक्सपीरियंस इतना हो गया चीज़ लोगों के साथ, देख-देख के तो पता है कि ये चीज़ें करती हैं। और इनसाइड स्टोरीज़ में भी ये मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे होती है, वहाँ पे भी ये चीज़ें वेल नोन है। कन्फेस नहीं किया जाता इन चीज़ों को, तो बचने की कोशिश करें। लेकिन एक ये जो कैप्सूल बताया, और ये भी 3 महीने लेने के बाद इसको छोड़ दें और हर रोज़ ना लिया करें। 1 दिन ले लिया, 2 दिन छोड़ दिया, 2 दिन ले लिया, 1 दिन छोड़ दिया, इस तरह बॉडी को कभी भी डिपेंडेंसी ना डालें किसी भी चीज़ की। असल इस मामले का राज ये है कि बॉडी की फूड को अदलते-बदलते रहा करें, ताकि बॉडी जो है
वो किसी एक चीज़ की डिपेंडेंसी में जाके अगर आपको पागल कर रही है, अगर आपको ख़राब कर रही है, तो उसमें से बाहर आए, ताकि आपको पता चले कि आपकी बॉडी रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, आपका फूड इनटेक रिस्पॉन्सिबल था। ट्रिगर तो किसी भी वजह से हो गया, लेकिन अब आगे जो उसको कंटिन्यूम में लेके जा रहा है वो फूड इनटेक लेके जा रहा है। तो ये सारी जो वीडियो बनाई थी, और बाकी ये जो ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज और मुराकबे वगैरह करने से ना मैदे और दिमाग ठीक नहीं होते। अगली वीडियो आ रही है, इन्हीं चीज़ों के ऊपर आ रही है, नफसियाती दवाइयों पे पहले भी बता चुका हूँ, इसी मामले के ऊपर इसकी कंटिन्यूटी में लेके जाऊँगा आगे। तो इस मामले को लेकर सीरियसली अपने आप को ट्रीट करना शुरू करें, और आगे बढ़ें इंशाल्लाह ताला। 3-4 महीने, 5 महीने सब्र के साथ अपनी फूड इनटेक को सिंपल करें, एंड इंशाल्लाह with the help of Allah subhanahu wa ta'ala, you will be able to get rid of irritable bowel syndrome.